हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जेयून डिसाइड करता है कि वो आज रात इन दोनों की ट्रेनिंग का ध्यान रखेगा, लेकिन सिस्टम बोला तुम बहुत इजीली सोच सकते हो, अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है तो गार्ड स्क्वाड पक्का तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेगा। वही हम देखते हैं गार्ड स्क्वाड काफी खुश होता है क्योंकि उसे वापस से बाहर आने को मिलेगा। जेयून बोलता है मुझे ऐसा नहीं करना, अगर मैं हर चीज के लिए गार्ड स्क्वाड पर डिपेंडेंट रहूंगा तो मुझे काफी वर्डलेस फील होगा। वैसे भी अगर मुझे स्पेंडिंग पॉइंट ही कमाने होते तो मैं जार्स की हेल्प से बहुत इजीली कमा लेता, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल भी एक मशीन की तरह काम नहीं करना चाहता। तभी जिनको अपनी पास्ट लाइफ याद आती है, वो दिनों रात काम किया करता था। तभी उसे एक दिन रात भर गेम खेलने का मौका मिला, लेकिन जब उसकी आंख खुली तब वो जियांटियन कॉन्टिनेंट के अंदर पहुंच चुका था। अगर मैं सिर्फ स्पेंडिंग पॉइंट कमाने के लिए जीऊंगा तो वो लाइफ काफी बोरिंग होगी। इस लाइफ के अंदर मैं सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं करना चाहता, बल्कि स्पेंडिंग पॉइंट कमाते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं ओल्ड मैन सेंस करता है कि वो आरए फ्लैग हट चुका है। उसके पास में एक ब्लड जेड होता है जो कि उसके बेटे और यंग मास्टर के लोकेशन को सेंस कर सकता है। जैसे ही वो रास्ते में जा रहा था, उसके सामने ब्लड जिंसिंग पिल आती है जिसके ऊपर 9 पैटर्न्स बने होते हैं। उस पिल को उठा के चेक करने में पता चलता है कि वो पिल बिल्कुल रियल है। वहाँ पे सिर्फ एक ही पिल नहीं थी, बल्कि रास्ते के ऊपर बहुत सारी पिल पड़ी हुई थी। ओल्ड मैन बोलता कि ये कौन कमीना हो सकता है जिसको चीजों को वेस्ट करने में इतना मजा आता है। ये एक नॉर्मल आइटम नहीं है, ये एक बहुत ही प्रीशियस आइटम है। जैसे जैसे ओल्ड मैन पिल्स को उठा रहा था, वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने अभी तक लगभग 500 पिल्स उठा ली थी, लेकिन वहाँ पे लगभग 2000 पिल्स टूट चुकी थी। 2000 पिल्स को लेने के बाद ओल्ड मैन को लगता है कि उसके पास अब लाइफ में करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वो अब इतना परेशान हो चुका है कि उसको अब और पिल नहीं उठानी। तभी हम देखते हैं जेयून को, जो कि रात भर जग के उनके ऊपर ध्यान रखने वाला था, लेकिन वो खुद को वहाँ पे नींद से नहीं रोक पाया। लेकिन तभी जेयून का ध्यान उन दोनों की तरफ जाता है जो कि काफी अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। जाओ फे ने वहाँ पे मिंग तेनी को गले लगा रखा होता है और मिंग तेनी को काफी मजा आ रहा होता है। जेयून काफी परेशान हो गया होता है और बोलते तो काफी अच्छी बात है कि वो ओल्ड मैन अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचा, वरना वो यहाँ पे जाओ फे और मिंग तेनी को डिस्टर्ब कर देता। अचानक से हम देखते हैं ओल्ड मैन जेयून के पीछे आ गया होता है। वहीं हम देखते हैं जाओ फे और मिंग तेनी ने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया होता है। उन लोग को देख के ओल्ड मैन काफी खुश हो गया होता है, आखिरकार मैंने इन लोगों को ढूंढ ही लिया। तभी हम देखते हैं जेयून और ओल्ड मैन एक दूसरे को देखते हैं। जेयून वहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और एक और यिन यान को लगा देता है। ओल्ड मैन अब यहाँ पे ट्रैप हो चुका है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। जेयून ओल्ड मैन का मजाक उड़ाते हुए बोल रहा होता है तुम्हारी स्पीड काफी कम है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हमारा पीछा करते रहो। ओल्ड मैन काफी गुस्सा हो गया होता है और बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, चाहे तुम कहीं भी क्यों ना चले जाओ, मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला। तभी जाओ फे जेयून को बताता है 2 दिन ट्रेनिंग करने के बाद मैं यहाँ पे बैटल होली बॉडी के साथ 1% मर्ज कर चुका हूँ। एक बार मैं बैटल होली बॉडी से कम्प्लीटली मर्ज हो जाऊँ, उसके बाद मैं इसकी ट्रू पावर दिखाऊंगा। जेयून बोला तुमने काफी अच्छा काम किया, अब हम लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। आज रात हम लोग बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करेंगे, अगर सब कुछ सही जाता है तो हम लोग बहुत इजीली कल सुबह तक स्टार सोल सेट पहुंच जाएंगे। तभी जाओ फे बोलता है ब्रदर जेयून, लेकिन आप ही तो बोलते कि सोना काफी जरूरी है। देन बोलता है अगर यहाँ पे यंग मास्टर जेयून ने कुछ बोला है तो उसके पीछे पक्का कोई ना कोई रीजन होगा। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। रास्ते में जेयून अपने आज के स्पेंडिंग आइटम को चेक करता है। जेयून को आज हेवन रैंक की हाई लेवल की स्किल बुक मिली होती है। इस स्किल बुक का नाम होता है डीमन सप्रेसिंग ट्रेजर रिकॉर्ड। इस स्किल को देख के जेयून काफी शॉक होता है क्योंकि उसने पहली बार हेवनली रैंक की हाई लेवल की स्किल बुक देखी है। आखिर मैं यहाँ पे इतनी अच्छी स्किल बुक को मिस्टिकल हेवन कॉन्टिनेंट के अंदर कैसे खर्च करूंगा? क्या मैं इसको यहाँ पे वापस से फेंक दूं? लेकिन वो काफी बेकार रहेगा। और अगर मैं यहाँ पे स्किल बुक को फाड़ देता हूँ तो वो भी काफी बेकार रहेगा। तभी हम देखते हैं जेयून को एक काफी अच्छा आइडिया आता है। उसके बाद जेयून जाफा से पूछता है तुम पिछले कुछ दिनों के अंदर पोटी नहीं गए? मिंग दानियो बोलता है क्योंकि हम सारे लोग कल्टिवेटर है, इसीलिए हमारी बॉडी जो भी इम्प्योरिटी होती है वो स्पिरिचुअल पावर के हेल्थ से प्योरीफाई हो जाती है, तो नॉर्मल लोग की तरह हमें रेस्टरूम में जाने की जरूरत नहीं है। जाओ फे बोलता है मिंग दानियो बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास भी वो एबिलिटी है। जेयून बोलता है ये क्या अजीब सी बात हुई, पोटी करना तो काफी जरूरी होता है। उसके बाद हम देखते हैं जेयून वहाँ पे जाफा को डराने लगता है और बोलता है हमारे पास में बिल्कुल भी वो एबिलिटी नहीं है। जाफा काफी डर गया होता है, सोच रहा होता है यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ब्रदर जेयून को मेरे अंदर काफी इंटरेस्ट है, ये तो काफी अजीब सी रिक्वेस्ट है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन ब्रदर जी ने मेरी काफी हेल्प करी है, तो अगर मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत भी होती तो कोई बात नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद जाफा डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे जेयून की अजीब सी बात को मान लेगा। जाफा बोलते ब्रदर जेयून अचानक से मेरा पेट दर्द कर रहा है। ये सुन के जेयून वहाँ पे हंसने लगता है, जिस वजह से जाफरी का शक सच करना चेंज हो जाता है। अचानक से हम देखते हैं जेयून उसको स्किल बुक दे देता है। वो बोलता है जैसे तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाए तुम इसको टॉयलेट पेपर के तौर पर यूज कर लेना। तभी जाफरी सोचता है इसका मतलब ब्रदर जी के दिमाग में कोई भी गलत चीज नहीं थी। एक बहुत ही बेहतरीन जगह ढूंढ के जाफरी आराम से बैठ जाता है। उसको यहाँ पे ये काम करे हुए बहुत सारे साल बीत गए। उसके बाद हम देखते हैं जाओ इस बुक को खोलता है। बुक की तरफ देखते ही वो स्टेट ऑफ एनलाइटमेंट पहुंच जाता है।
अचानक से हम देखते हैं जाओफी के पास से गोल्डन नाइट निकलती है। देख के मिंग तेन्यू काफी शॉक हो गया होता है। मिंग तेन्यू बोलता आखिर जाओफी इतना स्ट्रॉन्ग कब बन गया। वो यहाँ पे स्टेट ऑफ एनलाइटमेंट पहुंच चुका है, ये काफी बड़ी बात है। उसके बाद वो जेन से पूछता है आखिर आपने यंग मास्टर कौन सी बुक दी। जेन बोलता है यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ एक हेवन रैंक की हाई लेवल की स्किल बुक है। मुझे लगा जाओफी के लिए ये काफी अच्छा टॉयलेट पेपर रहेगा। मिंग तेन्यू अपने घुटनों पे आकर बोलता है आपने हमारी काफी हेल्प करी है। जेन बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये मेरे सामने घुटनों पे क्यों आ गया। तभी हम देखते हैं अचानक से जेन के स्पेंडिंग पॉइंट कम होने लगते हैं। जेन बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा। तभी हम देखते हैं जाओफी अपने पास स्किल बुक लाते हुए बोल रहा होता है मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया। जेन काफी चिढ़ गया होता है और अटैक करते हुए स्किल बुक को खत्म कर देता है। सिस्टम बोलता है आप आज के स्पेंडिंग आइटम खत्म नहीं कर पाए, इसी वजह से आगे 50,000 स्पेंडिंग पॉइंट को कम किया जाता है। 50,000 पॉइंट कम होने की वजह से जेन काफी परेशान हो गया होता है, क्योंकि उसके पास में टोटल 60,000 पॉइंट ही बाकी थे। पिछले दिनों में जेन ने जितनी मेहनत करी वो सब वेस्ट चली गई। जेन इस बात से इतना दुखी होता है कि वो वहीं पे रोने लगता है, यहाँ तक कि वो अपने सर को लगातार पेड़ के अंदर मार रहा होता है। जाओफी को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है, लेकिन यहाँ पे ये बात तो पक्की है कि उसकी वजह से कोई ना कोई दिक्कत आ चुकी है। वो अपने घुटनों पे आके जेन से माफी मांगना स्टार्ट कर देता है। जेन बोलता है जाओफी आखिर तुमने क्या गलत किया। जाओफी बोलते ब्रदर जेन आपने बोला था आपकी जो बैटल होली बॉडी है उसको किसी भी स्किल बुक की जरूरत नहीं, और मैं बैटल होली बॉडी को फाइटिंग करते करते सीख सकता हूँ, लेकिन आपने जो मुझे स्किल बुक दी उसकी वजह से मैंने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया। मैंने उस बुक को अभी तक पूरा पढ़ा भी नहीं, यहाँ पे ये दिक्कत हो गई। मुझे लगता है शायद से आपने मेरे लिए वो टेस्ट बनाया था, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे डिसअपॉइंट कर दिया। तेन्यू बोलता है इसका मतलब यंग मास्टर जेन इस तरह से सोचते हैं। मैं पहले यंग मास्टर जाओफी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था क्योंकि उन्होंने यहाँ पे स्किल बुक को सही से नहीं पढ़ा, लेकिन लगता है मैंने यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दी। तेन्यू बोलता है ब्रदर जेन प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों से यहाँ बहुत बड़ी गलती हो गई, आपको हमें पनिश करना चाहिए। जेन बोलता है क्या हुआ, आखिर तुम लोग मुझसे यहाँ माफी क्यों मांग रहे हो। मुझे बस चीजों को खर्च करना काफी पसंद है, इससे तुम्हारा कोई भी लेना नहीं है, अपना ड्रामा कहीं और जाकर करो। उसके बाद हम देखते हैं जेन अपने सर वापस पेड़ के अंदर मारने लगता है। दोनों को ही लग रहा होता है कि हमने यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दी। जेन बोलता है हम लोग यहाँ से निकलना चाहिए, अब यहाँ पे रुकने कोई मतलब नहीं। जाओफी को लग रहा होता है कि जेन ने उन लोगों को माफ कर दिया। वो बोलता है ब्रदर जेन फ्यूचर के अंदर हम कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, फ्यूचर के अंदर मैं आपके लिए एक बहुत ही शार्प वेपन बनूंगा जो कि आपके सारे एनिमीज को खत्म कर दे। जेन सोचता है इन लोगों ने मुझे काफी इरिटेट कर दिया है, मैं यहाँ वैसे शांति से रहना चाहता हूँ, तुम लोग मेरी शांति को डिस्टर्ब मत करो। जाओफी बोलता है ब्रदर जेन चाहे आपको मेरी जरूरत हो या ना हो, मैं यहाँ पे बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस करने वाला हूँ। उसकी बातों से जेन काफी फ्रस्ट्रेट हो गया होता है। जेन बोलते फालतू बात करना बंद करो, चलो हम लोग यहाँ चलते हैं। हम देखते हैं 10 घंटे पूरे हो गए होते हैं, जिस वजह से ओल्ड मैन का बैरियर टूट गया होता है। ओल्ड मैन बोला तुम बस मेरा वेट करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इसी के साथ ओल्ड मैन काफी स्पीड से वहां से निकल जाता है। हम देखते हैं जेन को जो कि आराम से स्वॉर्ड के ऊपर सो रहा होता है। स्टार सोल सेट के पास पहुंचते पहुंचते जाओफी और मिंग तेन्यू को काफी स्ट्रॉन्ग पैसा फील होता है। मिंग तेन्यू बोलता लगता है स्टार सोल सेट के अंदर बहुत सारे पावरफुल लोग रहते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं वो लोग स्टार सोल सेट में पहुंच गए होते हैं। स्टार सोल सेट के मेन गेट में मकड़ी के जालों को देख के वो लोग काफी शॉक हो रहे होते हैं। उनको विश्वास नहीं हो रहा होता आखिर इतना रिच स्टार सोल सेट ऐसा कैसे हो सकता है। जेन जैसे मेन गेट को ओपन करता है उसके पास में बहुत ही खतरनाक मर्डर सोरा आ रहा होता है। ये मर्डर सोरा किसी और का नहीं बल्कि जेन की मास्टर लुओ चेंची का होता है। लुओ चेंची अपनी स्वॉर्ड को जेन के गले के ऊपर रख देती है। बोलता है मास्टर मैं यहाँ पे बहुत टाइम बाद वापस आया हूँ। चेंची बोलते तो आखिर तुम्हें याद आ गया कि तुम स्टार सोल सेट से हो। अपनी मास्टर की स्वॉर्ड को देख के जेन सोच रहा होता है आखिर मैंने मास्टर को प्रोवोक कब किया, वो इतने गुस्से में क्यों है। इस टाइम मैं यहाँ पे खतरे में हूँ, आखिर गार्ड स्क्वाड कहाँ पे है। इस टाइम बोलता है आपके गले का जो स्क्रैच है वो काफी छोटा है, तो इसीलिए गार्ड स्क्वाड यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। आपको यहाँ पे अपना दिमाग यूज करते हुए इस मैटर को संभालना होगा। अभी हम देखते हैं लुओ का और बाकी सारे लोग काफी स्पीड से उधर आते हैं। वो लोग बोलते हैं सेंट प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, जेन काफी इंपॉर्टेंट इंसान है। जेन काफी कंफ्यूज होकर तरह बोलता है आखिर यहाँ पे ये सारे लोग क्या कर रहे हैं। लुओ चेंची काफी फ्रस्ट्रेट होगी तो बोलती है आखिर तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता भी है तुमने स्टार एक्सट्रीम सेट के अंदर क्या किया है। सच में जेन तुम मेरे कमाल के डिसाइपल हो, तुम यहाँ से जाके स्टार एक्सट्रीम सेट के 5 कोर डिसाइपल को मेरे पास लेके आ गए। यहाँ तक कि लुओ का जैसे मास्टर को भी तुमने हमारा एल्डर बना दिया। यहाँ तक कि तुमने ट्रिबुलेशन रियलम की डिमोनिक बीस्ट को भी टेम कर लिया है। तभी चेंचुई नोटिस करती है कि यहाँ पे 2 बंदे और हैं। चेंचुई बोलती है कि यहाँ पे ये लोग कौन है, प्लीज अब ये मत बोलना ये लोग भी यहाँ पे हमारे स्टार सोल सेट को ज्वाइन करने के लिए आए हैं। इससे पहले जेन कुछ बोलता, वो लोग बोलते नहीं हमें स्टार सोल सेट ज्वाइन नहीं करना। चेंचुई जेन को छोड़ देती है और बोलती है चलो ये तो बहुत ज्यादा ये लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें पक्का से मार देती। सेंटेस के गुस्से को शांत होता हुआ देख के ओल्ड बाय ओल्ड क्या बोलते हैं जेयुन तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया। जेयुन सेंटेस की वजह से कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लग गई। दोनों ही वहाँ पे जेन को फेवर करना चाहते थे। इस बीच में वो लोग आपस में झगड़ने लगे। जाओफी और मिंग जब ओल्ड शिया को देखते हैं तो वो लोग काफी शौक रह गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं आखिर यहाँ पे बिग शॉट क्या कर रहा है। ओल्ड शिया बोलता है क्या तुम लोग जानते हो कि मैं कौन हूँ। मिंग टियानो बोलता है ओल्ड शिया फिर हम आपको कैसे नहीं पहचानेंगे, आप बहुत ही प्रेस्टिजियस टियानो ऑक्शन हाउस के ओनर है, आखिर आप यहाँ पे इस छोटे सेट में क्या कर रहे हैं। फिर जेन उन दोनों को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है ये दोनों यहाँ पे चिन्हाई कॉमर्स अलायंस से आए हैं।
इनका नाम है यंग मास्टर वांग जाओफे और ये चीफ बटलर मेंग तेन्यू। मास्टर ये लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि ये लोग बिजनेस की बात कर सके। चैनचुई को लगता है कि वो लोग यहाँ पे कुछ बेचने के लिए आए हैं। चैनचुई एक्सप्लेन करते बताती है हमारे स्टार सोल सेट को बने हुए सिर्फ 1 महीने से कम हुआ है, तो कल्टीवेशन रिसोर्स को खरीदने के लिए हमारे पास में उतना पैसा नहीं है, तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हाँ, अगर कोलैब नहीं कर पाएंगे। जाओफे और मिंग तेन्यू काफी शॉक हो गए होते हैं। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होता कि इन लोग के पास में पैसे की कमी है। क्या आपको नहीं पता कि आपका डिसेबल किस तरह से पैसे खर्च करता है? जाओफे बोलता है हम लोग यहाँ पे किसी भी सामान को बेचने के लिए नहीं आए, बल्कि हमारे पास में ब्लड जिनसिंग पिल की रेसिपी है, इसके बारे में यहाँ से बात करने के लिए आए हैं। 2 मिनट एक्सप्लेन करने के बाद चैनचुई को पता चल जाता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। चैनचुई मन में सोच रही होती है अगर मेरे पास में ब्लड जिनसिंग पिल को बेचने के राइट्स होंगे तो काफी कमाल की बात होगी। वहीं वो काफी फ्रस्ट्रेट भी हो रही होती है क्योंकि उसने ये सेट इसलिए नहीं बनाया था, उसका जो मेन इंटेंशन था टाइम के साथ में खत्म होता जा रहा है। तभी वहाँ पे जेन आतर बोलता है मैंने एक दिन जूनियर ब्रदर वुफेन को देखा था, चेयर के ऊपर बैठ कर रो रहे थे क्योंकि उनके पास में पैसे की काफी कमी थी। मैंने सोचा था अगर मेरे साथ में कोई बिजनेस कोलैब करना चाहेगा मैं उस बिजनेस अलायंस को पक्का से एक मौका दूंगा। और अब हमारे सामने यहाँ पे चेन्नई कॉमर्स अलायंस आ चुका है, तो मास्टर प्लीज आप इस कॉन्ट्रैक्ट को मना मत करना। हमारे स्टार सोल सेट की ग्लोरी को वापस रिस्टोर करना काफी जरूरी है। मास्टर आपको भी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ मैं काफी होशियार हूँ। चैनचुई सोच रही होती है चीजों को वेस्ट करना मेरे डिसाइपल, यहाँ पे कोई भी काम कर रहा है तो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। इस तरीके से मुझे ट्रिब्यूलेशन रिले में पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैं बिल्कुल भी अपना रिवेंज नहीं ले पाऊंगी। तभी सिस्टम जेन को बताता है ओल्ड मैन स्टार सोर्स सेट के 3 मिनट में पहुंच जाएगा। जेन बोले तो काफी अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पे अलर्ट लगा दिया था, आखिरकार वो ओल्ड मैन मेरे पीछे पीछे स्टार सोर्स सेट तक भी आ गया। तभी हम देखते जेन मेंटिस डीमन को बोलता है अगर तुम्हें बाहर कोई भी ओल्ड मैन दिखे तो तुम्हें उसको स्टार सोर्स सेट के अंदर से रोकना है। हालांकि उस बंदे को मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम उसको बहुत ही अच्छे तरह से पीटना। मेंटिस डीमन बोलते ठीक है मैं समझ गई। उसके बाद हम देखते हैं मेंटिस डीमन कोड डिसेबल के सामने शो ऑफ करना स्टार्ट कर देती है। इन सोचता है आखिर यहाँ पे मेंटिस डीमन कर क्या रही है। वही हम देखते हैं स्टार सोर्स सेट के बाहर ओल्ड मैंग आ गए होते हैं। ओल्ड मैंग बोलता है लगता है बच्चे के पास में एरे फॉर्मेशन खत्म हो चुकी है, इस बार मैं उस बच्चे को पकड़ पक्का से मार दूंगा, वरना मैं भी चेन्नई कॉमर्स। 3 दिन तक लगातार ट्रैप होने की वजह से ओल्ड मैंग काफी चिड़ा हुआ होता है। अचानक से हम देखते हैं वहां मेंटिस डीमन काफी स्पीड से आती है। ओल्ड मैंग जब देखता है कि मेंटिस डीमन मर्डर इंटेंट को रिलीज कर रही है तो वो बोलता है यहाँ चली जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं मेंटिस डीमन अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और बोलती है तुम सिर्फ ट्रिब्यूलेशन रिले के 4th लेवल पे हो, तुम मेरे मास्टर के ऊपर अटैक करने का सोच रहे हो, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ओल्ड मैंग बोलता है कि तुम किसको मास्टर कह रही हो। तभी हम देखते हैं मेंटिस डीमन के ऊपर अटैक कर देती है। मेंटिस डीमन बोलती है मैंने यहाँ पे 2 स्ट्राइक झेल रखी है, अगर मैं तुम्हें भी नहीं हरा पाऊंगी तो मेरे मास्टर मेरे ऊपर काफी गुस्सा करेंगे। मास्टर ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि वो तुम्हें मारेंगे नहीं, एक बार मैं तुम्हें डिसिप्लिन सिखा दूं उसके बाद मैं तुम्हें अपने मास्टर के पास लेके चलूंगी। उसके बाद हम देखते हैं मेंटिस डीमन ओल्ड मैंग को काफी बुरी से मारने लगती है। मेंटिस डीमन बोलती है आज मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाने वाली हूँ तुम वापस से मेरे मास्टर के पीछे कभी नहीं आओगे। उसके बाद हमें ओल्ड मैन की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। तभी हम देखते हैं जाओफी के पास में उसका फादर का कॉल आया होता है। उसके फादर बोलते तुम लोग को ढूंढने के लिए ओल्ड मैन गए हैं। जाओफी बोलते लेकिन ओल्ड मैन अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचे। तभी जाओफी काफी शॉक हो जाता है कि उसके फादर बोलते ओल्ड मैन तुम्हारा पीछा 3 दिन से कर रहा है, अभी उसे काफी बुरी से मार पड़ रही है, वो मरने की हालत में आ चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेयुन और मिंग तेन्यू दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी जाओफी काफी स्पीड से आता है और बोलता है ब्रदर जेयुन आपने पिछले कुछ दिनों के अंदर एक ओल्ड मैन को देखा है जिसने ग्रे कलर का चोगा पहन रखा था। जेयुन बोलते हैं हाँ मैंने उस ओल्ड मैन को देखा है, वो तुम लोग का दुश्मन है। ओल्ड मैन हम लोग का पीछे लगभग 3 दिन से कर रहा है, अगर मैं 3 दिन से उस ओल्ड मैन को ट्रैप नहीं कर रहा होता तो उसने तुमको मार दिया होता। लोग को मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं। काफी रोते हुए बोलते ब्रदर जेयुन यहाँ पर गलत फहमी है, आपने उस ओल्ड मैन को जिसको मारने के लिए भेजा है प्लीज उसको बुला लीजिए। ओल्ड मैन जिन्होंने ग्रे कलर का चोगा पहन रखा है वो असली मिंग तेन्यू के फादर है, बिल्कुल भी हमारे दुश्मन नहीं है। ये सुन के मिंग तेन्यू और जेन दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे एक धमाका होता है, ओल्ड मैंग वहाँ पे आके गिरा होता है। ओल्ड मैंग की हालत काफी खराब हो गई होती है, वो बोलता है प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी हम देखते हैं मेंटिस डीमन सीधे ओल्ड मैंग के ऊपर लैंड करती है। वो बोलती है मास्टर क्या मैंने काफी अच्छा काम किया, यहाँ पे इस ओल्ड मैंग को पकड़ लिया है। ये सीन देख के वो तीनों काफी शॉक हो गए होते हैं। मिंग तेन्यू काफी स्पीड से ओल्ड मैंग की तरफ आगे बढ़ता है और बोलता है फादर क्या आप ठीक है, आखिर आपको क्या हुआ? लेकिन हम देखते हैं ओल्ड मैंग की हालत काफी खराब हुई होती है और वो कुछ नहीं बोल पा रहा होता। थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि ओल्ड मैंग के शरीर में जान नहीं बची और वो मर चुका है। मिंग तेन्यू बोलता मुझे नहीं लगा था कि मेरे फादर इतनी जल्दी मर जाएंगे, और फिर भी काफी शौक होता है और बोलता आखिर ये क्या हो गया। वहीं हम देखते हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या बोले। मेंटिस डीमन भी काफी शर्मिंदा हो गई होती है, उसे पता चल गया होता है कि यहाँ पे उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। हालांकि ओल्ड मैन उतना सीरियसली इंजर्ड नहीं होता। कुछ देर आराम करने के बाद वो वापस से उठ गया होता है और फिर वहाँ पे सारा मैटर ओल्ड मैन को समझा देता है। फिर हम देखते वहाँ पे जेयुन आता है और ओल्ड मैन से माफी मांगता है। बोलता है मुझे लगा था आप कोई एनिमी हो जो कि जाओफी और मैंग तेन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आया है। ओल्ड मैंग बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे भी नहीं लगा था कि यंग मास्टर जेयुन यहाँ मेरे बेटे यंग मास्टर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तभी वहाँ पे ओल्ड सिया आते हैं और बोलते हैं ओल्ड मैंग आखिर तुम कैसे हो? ओल्ड मैंग बोलता है बॉस सिया आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ओल्ड सिया बोलता है मुझे यहाँ पे बॉस बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे ऑक्शन हाउस को ऑलरेडी छोड़ दिया है,
अब मैं यहाँ पे ग्रेट स्टार सोल सेट का एल्डर हूँ। पूरे लाइफ टाइम हार्ड वर्क करने के बाद मैंने सोचा मैं रिटायर हो जाता हूँ। मैं काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और बोलता है एक टॉप रैंक का ऑक्शन हाउस का ओनर अब एक एल्डर बन चुका है। अभी हम देखते हैं ओल्ड सिया बोलता है अगर तुमको हमारे साथ बिजनेस करना है तो मैं तुम्हें अपनी स्टार सोल सेट की हेड से मिलाता हूँ। यह है सेट मास्टर लुओ चेंचुई, वहीं है स्टार एक्सट्रीम सेट के सेट मास्टर लुओ वुमिंग की बेटी भी है। यहाँ पे ये सारे जो लोग हैं ये स्टार एक्सट्रीम सेट के कोर डिसाइपल है। अभी हम देखते हैं कोर डिसाइपल उन लोगों को ग्रीट करते हैं। उसके बाद वो उन लोगों को ओल्ड बाय लुओ काय और मेंटिस डीमन से मिलाता है। देन यू काफी शॉक हो गया होता है क्योंकि ये सारे लोग बहुत ज्यादा बड़े लोग हैं। हम देखते हैं वो सारे लोग आपस में बात करना चालू कर देते हैं। वहाँ पे एक और बंदा होता है जो कि स्टार सोल सेट का डिसाइपल है। देखते हैं वू फैन को जो कि बाहर खड़ा होता है। वू फैन सोचता है इस सेट को ज्वाइन करने वाला मैं थर्ड डिसाइपल हूँ। आखिर यहाँ पे ये सारे लोग भूल के सकते हैं। ओल्ड मैन काफी शॉक हो गया था, उसे बिल्कुल भी लगा था यहाँ पे स्टार सोल सेट जो कि बहुत ही छोटा सा सेक्ट है उसके पास में इतने बड़े बड़े नाम होंगे। अभी हम देखते हैं डोर खुलता है और वहाँ पे कोई एंटर कर रहा होता है। ओल्ड मैन बोलते हैं यहाँ पे जो भी बंदा एंटर कर रहा है वो एक बहुत ही टैलेंटेड स्वॉर्ड कल्टिवेटर है। मिंग डेनियल जाओफी दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं क्या ये बंदा और कोई एल्डर है, लेकिन जब वो लोग देखते हैं वहाँ पे एक डॉग एंटर कर रहा है तो लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। देखते हैं यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि जैकी आया होता है। जैकी वहाँ पे जंप करते सीधे जेन के पास चला जाता है। वही हम देखते हैं जैकी को देख के जेन भी काफी खुश होता है। बाय और लुओ काय दोनों ही काफी परेशान होते हैं। वो सोचते हैं कि हर एक अच्छी चीज इस डॉग के पास ही क्यों चली आती है। उन लोगों को लग रहा होता है अगर वो लोग ह्यूमन नहीं होते तो काफी बढ़िया होता। उसके बाद हम देखते हैं जेन वापस जैकी को फ्रैगमेंट खिलाना चालू कर देता है और वहाँ पे काफी खतरनाक स्वॉर्ड इंटेंट बाहर निकलता है। जैकी अब यहाँ पे एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है जो कि बहुत सारे स्वॉर्ड कल्टिवेटर ड्रीम करते हैं। जैकी अपने स्वॉर्ड हार्ट रियल में पहुंच चुका है। ओल्ड मैन बोलता है यहाँ के डॉग के पास भी इतने सारे रिसोर्सेज है, काश गॉड ने हमें भी एक डॉग बना के भेजा होता। जाओ फिर सोच रहा होता है जेन के साथ रहकर में काफी फायदा हुआ, उनकी वजह से मुझे यहाँ पे बैटल होली बॉडी मिल चुकी है। लुओ चेंचुई काफी फ्रस्ट्रेट हो गई होती है पर अपने मन को कह रही है तो मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। वैसे ही मैं अपने डिसाइपल को जानती हूँ, उसको चीजों को वेस्ट करना काफी पसंद है, लेकिन अगर ग्रेट एल्डर ने देखा होता तो बिल्कुल पागल हो गए होते। काय सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे आके कोई भी गलती नहीं करी। मुझे लगा था जेन के पास में पर्पल थंडर मैडलाइन का ब्लड ड्रॉप सबसे ज्यादा प्रीशियस चीज होगी। उसके पास यहाँ पे ऐसी चीज है जो कि आपको स्वॉर्ड हार्ट रियल में पहुंचा सकती है। चैना वहाँ पे ओल्ड मैन और बाकी सारे लोगों को समझाता है ये हमारे जूनियर डिसाइपल का बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है, आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं देखा क्या कि इसने क्या क्या किया है। ओल्ड मैन और बाकी सारे लोग डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ जा रहे हैं। चेंचुई बोलती है कम से कम आप लोग यहाँ पे नाइट में स्टे करना चाहिए। ओल्ड मैन वहाँ पे मना कर देता है, बोलता है हमें जल्द से जल्द चेयरमैन के पास जाना होगा, हमें चेयरमैन को बताना है कि हम लोग बिल्कुल सेफ है। ओल्ड मैन रास्ते पे जाते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम लोग ने स्टार सोल सेट से कैसे डील करी है। वो बोल रहा था क्या तुम लोग को भरोसा है कि ये ब्लड जिंसिंग पिल का फॉर्मूला बिल्कुल सही है। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मिंग डेनियल बोलता है जाओफी तुम यहाँ पे दिखा तुमने क्या किया है। तभी हम देखते हैं जाओफी वहाँ पे बैटल होली बॉडी को एक्टिवेट करता है। जाओफी बोलता है सिर्फ और सिर्फ जेन का भरोसा करने की वजह से मुझे ये बैटल होली बॉडी मिल पाई है। अगर ब्रदर जेन के पास में बैटल होली बॉडी है तो आखिर ये फॉर्मूला गलत कैसे हो सकता है। ओल्ड मैन बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मिंग डेनियल बोलता है हालांकि यंग मास्टर ने बैटल होली बॉडी को काफी कम समझा है, फिर भी उनकी एबिलिटीज पहले से काफी इंक्रीज हो चुकी है। वो बोलता है इस बॉडी की हेल्प से हेवनली रैंक के हाई लेवल की टेक्निक को जाओफी ने बहुत इजीली सीख लिया। ओल्ड मैन बोलता है आखिर ये हेवनली रैंक के हाई लेवल की टेक्निक क्या है। जाओफी बोलता है मैंने उस टेक्निक को टॉयलेट पेपर के तौर पर यूज किया। ओल्ड मैन काफी चिढ़ गया होता है, बोलता है क्या तुम लोग का दिमाग खराब है, वो टेक्निक काफी प्रीशियस थी, तुम उसको ऐसे कैसे यूज कर सकते हो। चलो तुम लोग फटाफट से मेरे साथ सेक्ट में चलो, हम लोग वहाँ पे जाकर चेयरमैन को जेन के बारे में बताते हैं। जेन की बैकग्राउंड पक्का से बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी और यहाँ पे स्टार सोल सेट के लिए 10% का प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। हमको कम से कम स्टार सोल सेट को 20 या 30% प्रॉफिट देना चाहिए। देखते लुओ चेंचुई बैठ के बुक पढ़ रही होती है और जेन बोलता है मास्टर की क्या बात है। चेंचुई बोलती है जेन मैंने तुम्हें काफी अंडरएस्टिमेट कर लिया, तुम यहाँ पे स्टार सोल सेट से कुछ दिन दूर रहे थे और तुमने यहाँ पे इतना कुछ हासिल कर लिया, तुम एक कोर डिसाइपल बन गए और तुम्हें एक ग्रेट एल्डर की पोजीशन मिल गई, तुमने खुद का एक सेट भी बना लिया, यहाँ तक कि 10,000 फ्लावर वैली की मास्टर को तुमने अपना डिसाइपल बनाया है, तो मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, आखिर मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं। तभी हम देखते हैं जेन बोलता है मास्टर आपको मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपका डिसाइपल रहूंगा। ये कहने के साथ ही जेन वहाँ पे रोने लगता है। जेन सोचता है अगर मैं मास्टर की हेल्प करूँ स्टार सोल सेट को आगे बढ़ाने में तो फ्यूचर में काफी फायदा हो सकता है। वहीं हम देखते हैं चेंचुई सोच रही होती है भले ही जेन काफी मुसीबत खड़ी करता है लेकिन मेरी दोनों लाइफ के अंदर वो मेरा अकेला डायरेक्ट डिसाइपल है। उसके बाद जेन एक्सप्लेन करता है 10,000 वैली की वैली मास्टर एक बैट के हारने की वजह से मेरी डिसाइपल बनी, रही बात ग्रेट एल्डर बनने की तो वो सिर्फ मजे के लिए बना था और वो भी मेरी मर्जी नहीं थी, 5 ग्रेट एल्डर ने जबरदस्ती कराया। चेंचुई बोलती अब मैं यहाँ पे इस मैटर में ज्यादा बात नहीं करूंगी, ग्रेट एल्डर ने मुझे बोला है कि टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल क्रिस्टल की फ्यूचर में काफी जरूरत पड़ सकती है, तो तुम्हें उन टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल क्रिस्टल को सोच समझ यूज करना चाहिए। क्या तुम्हें पता है हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के अंदर एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह है। ये सुनने के साथ ही जेन को पता चल जाता है कि वो यहाँ पे हेवनली लॉर्ड सिटी के बारे में बात कर रही है। चेंचुई बोलती है आखिर तुम्हें हेवनली लॉर्ड सिटी के बारे में कैसे पता। जेन बोलता है मैं अभी थोड़ी देर पहले हेवनली लॉर्ड सिटी के अंदर गया था, फिर मेरे पास जो टोकन था वो सिर्फ आधे दिन के लिए काम करता था। चेंचुई काफी एम्बेरस हो गई होती है, वो अपनी नॉलेज से जेन के सामने बहुत लंबी लंबी फेंकने वाली थी,
जेन बताता है हेवनली लॉर्ड सिटी काफी कमाल की है। नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड जाने का मौका मिलेगा तो मैं वहां से बहुत सारे टोकन लेके आऊंगा ताकि हम दोनों वहां पे हेवनली लॉर्ड सिटी के अंदर जा सके। वहां पे ट्रिबुलेशन रियल के बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स हम लोग को चाय और पानी सर्व करने के लिए होंगे। चैन चुई समाते हुए सोच रही होती है, भले जेन चीजों को वेस्ट करता है लेकिन वो यहाँ पे मेरे बारे में बहुत कुछ सोचता है। वही हम देखते हैं अपने मास्टर समाता हुआ देख के जेन भी वहाँ पे शर्माने लगता है। वो सोचता है मेरी मास्टर कितना सॉफ्ट साइड भी है। देख के मुझे काफी अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद उन दोनों को काफी ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। चैन चुई बोलती है तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं ग्रेट एल्डर को बता दूंगी कि तुम हेवनली लॉर्ड सिटी के बारे में ऑलरेडी जानते हो। जेन बाहर निकलते हुए सोच रहा होता है मेरी रिलेशनशिप मास्टर के साथ में काफी अच्छी हो चुकी है लेकिन मैं यहाँ पे जल्दबाजी नहीं कर सकता। टाइम के साथ देखते क्या क्या होता है। अचानक से हम देखते लुओ काय वहाँ पे जेन के पीछे आ गया होता है। लुओ काय बोलता है एल्डर जेयुन आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ओल्ड बाय और ओल्ड सिया काफी बीमार है तो इसी वजह से अभी के लिए वो आपका ध्यान नहीं रख सकते। मैं एक बॉडी कल्टीवेटर हूँ, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। जेन बोलता है इसका मतलब तुम यहाँ मेरे लिए फेवर करने के लिए आए हो। तभी हम देखते हैं ओल्ड बाय वहाँ पे रूफटॉप पे आ गया होता है। ओल्ड बाय बोलता है लुओ काय मुझे पता था तुम यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करोगे। ओल्ड सिया भी वहाँ पे झाड़ी से बाहर निकलता है और बोलता है तुम्हें यहाँ पे देख के लग रहा है कि तुम हमारे खिलाफ में प्लानिंग कर रहे हो। लुओ काय काफी शौक रह गया होता है और बोलता है आखिर तुम दोनों यहाँ पे कब से छुपे हुए थे। वो दोनों बोलते लुओ काय तुम्हें यहाँ पे एल्डर जेन को तो परेशान नहीं करना चाहिए और हम लोग तो बिल्कुल फिट है, आखिर तुमने ये क्यों कहा कि हम लोग बीमार है। वो काय काफी शर्मिंदा हो गया होता है। तभी जेन बोलता है आज मेरे पास में कुछ खास काम नहीं है लेकिन अगर फ्यूचर के अंदर कोई भी काम होता है तो मैं पक्का तुम तीनों को काम के लिए बोलूंगा। ये सुनने के साथ ही ओल्ड बाय ओल्ड से डिसाइड करते हैं कि वो जिन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे लेकिन वो अपने साथ में लुओ काय को भी लेके चले आते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पे लुओ काय का टाइम का फायदा नहीं उठाने दे सकते। लुओ काय बोलता है जेन प्लीज मुझे बचा लो। जेन बोलता है एल्डर लुओ काय आप यहाँ पे खुद से आए थे, अब आप यहाँ पे इस प्रॉब्लम को खुद से ही संभालो। उसके बाद हम देखते हैं जेन अपने रूम में जाने लगता है ताकि वो रेस्ट कर सके। तभी जेन बोलता है सीनियर सिस्टर और सीनियर ब्रदर आप लोग यहीं पे रह रहे हो। कोर डिसेबल वहाँ पे जेन को वेलकम करते हैं और बोलते हैं जेन तुम काफी कमाल के हो, अभी कुछ दिनों पहले तुम्हारा लेवल काफी कम था लेकिन अब तुम यहाँ पे फाउंडेशन रियल के पीक पे पहुंच चुके हो। वही हम देखते हैं वू फैन साइड से उन लोगों को देख रहा होता है। वू फैन सोचता है मुझे सीनियर ब्रदर जेन के पास जाना होगा वरना वो पक्का से मुझे भूल जाएंगे। वू फैन बोलता है सीनियर ब्रदर जेयुन मैं आपको ग्रीट करता हूँ, आखिर आपको यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने में कितना टाइम लगा। ऐसा तो नहीं कि आप एक्टिवेशन रियलम से सीधे फाउंडेशन रियलम में पहुंच गए। कोर डिसेबल बोलते ब्रदर वू फैन क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मैं मानता हूँ जूनियर ब्रदर जेन काफी पावरफुल है पर इसका मतलब ये नहीं वो सीधे यहाँ पे 2 रियलम को क्रॉस कर लेंगे। यहाँ तक कि सेम लेंगे 2 स्टेज को क्लियर करना काफी मुश्किल होता है तो आखिर कोई यहाँ पे 2 रियलम कैसे क्रॉस कर सकता है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वैसे भी फाउंडेशन रियलम के अंदर आपको स्पिरिचुअल लोटस को क्रिएट करना पड़ता है। जेन रोते हुए बोलता है वू फैन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, आज मुझे पता चला कि इस दुनिया में कोई तो है जो मेरी बातों को समझता है। तुम्हें पता नहीं जब मैंने ब्रेक थ्रू किया तब मुझे कितना ज्यादा बुरा लगा, वहाँ पे उस चीज को देखने वाला कोई भी नहीं था। अगर वहाँ पे वो दोनों बंदे मरे नहीं होते तो पक्का से कोई ना कोई सबूत होता। वू फैन बोलता है सीनियर ब्रदर मैं आपको समझता हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी देख रखा है। कोर डिसेबल बोलता है जूनियर ब्रदर जेयुन आखिर तुम क्या बोल रहे हो, क्या यहाँ पे वू फैन ने जो भी बोला वो सच है, क्या तुम सच में इतने पावरफुल हो कि तुमने 2 रियलम को ब्रेक थ्रू कर लिया। उसके बाद कोर डिसेबल बोलने लगता है आखिर तुमने 2 रियलम को ब्रेक थ्रू कैसे किया, अगर तुम्हें ऐसा कोई रास्ता पता है तो प्लीज हमें भी बताओ। तभी हम देखते हैं जेन हमें मैटर को शिफ्ट कर देता है। जेन बोलता है वू फैन तुमने 2000 क्लियर मिस्ट्री स्पिल खाई थी, तो क्या तुमने फाउंडेशन रियलम तक ब्रेक थ्रू करने का ट्राई किया। वो फैन जेन को थैंक यू बोलकर बताता है क्लियर मिस्ट्री स्पिल मेरे लिए काफी काम करी है, मैंने अभी तक ब्रेक थ्रू करने का ट्राई नहीं किया। मेरे मास्टर ने मुझे मना किया है कि मैं तब तक ब्रेक थ्रू ना करूं जब तक सीनियर ब्रदर जेन वापस नहीं आ जाते। वैसे भी कल्टीवेटर्स के लिए स्पिरिचुअल लोटस को बनाना काफी जरूरी होता है। जेन बोलता है वो फैन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे पास अभी कोई भी चीज नहीं है जो तुम्हें हेल्प कर सके, लेकिन मैं तुम्हें बहुत जल्दी से कोई चीज दूंगा जिसे तुम ब्रेक थ्रू कर पाओगे। वो सारे कोर डिसेबल रोते हुए सोच रहे होते हैं आखिर हम लोग यहाँ पे जूनियर ब्रदर से फाउंडेशन लेने से पहले क्यों नहीं मिले, तो यहाँ पे हम लोग का भी स्पिरिचुअल लोटस काफी प्योर होता। तभी हम देखते सीआरटीएन बोलती है हम सारे लोग पर्पल मैंशन रियलम के 9th लेवल पे है, हालांकि हमने अपने स्पिरिचुअल लोटस को ओरिजिनल स्पिरिट रियलम तक डिफाइन नहीं किया। जाओटियान बोलता तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास एक और मौका है, जब हम लोग ओरिजिनल स्पिरिट रियलम पहुंचेंगे तब हम उसको रिफाइन कर सकते हैं। इसी के साथ वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपने ब्रेक थ्रू के अंदर जल्दबाजी नहीं करेंगे। तुम्हें यहाँ पे डिसाइपल्स को लेके सनलाइट सेट के मिस्टिक रियलम ग्रैंड कॉम्पिटिशन में ज्वाइन करना है। उस कंपटीशन में कैसे भी करके तुम्हें सेकंड प्लेस पे आना है, तुम वहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकते। इस मिशन को कंप्लीट करने पे तुम्हें स्पेंडिंग पॉइंट और रिवॉर्ड मिलेंगे, हालांकि फेल होने पे तुम्हारे पॉइंट कम कर दिया जाएगा। जेन सोचता है आखिर यहाँ पे ये कंपटीशन क्या है और हम लोग को आखिर सेकंड पोजीशन ही क्यों आना है, हालांकि जेन को नहीं पता होता आखिर ये ग्रैंड कंपटीशन किस बारे में है, लेकिन यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आना ये बहुत ही मुश्किल चीज है। अगर यहाँ पे कोई भी सेक्टर खेल जाता है और मैं फर्स्ट पोजीशन में आ जाता हूँ तो ये चीज बहुत ही दिक्कत वाली हो जाएगी। जेन बोलता है सीनियर्स क्या आप लोग सनलाइट सेट के मिस्टिक रियलम ग्रैंड कंपटीशन के बारे में जानते हैं। चैन हाउ बोलता आखिर तुम इसके बारे में कैसे पता। सीआरटीएन बोलती कुछ दिनों पहले हम लोग को इनविटेशन आया था, लेकिन सेंटर्स को पता चलने पे उन्होंने हमें मना कर दिया। जेन सोचता ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे मेरे मास्टर के पास जाना चाहिए। चैनची के रूम में जाके जेन पूछता है
क्या आपको सनलाइट सेट ने किसी ग्रैंड कॉम्पिटिशन में इनविटेशन भेजा है? चैन चुई बोलती है हाँ, मेरे पास में एक इनविटेशन आया था। अगर हमारे आसपास देखा जाए तो सनलाइट सेट इकलौता फर्स्ट क्लास का सेट है। उसने मिस्टिक रियलम ग्रैंड कॉम्पिटिशन के लिए बहुत सारे सेट को इनविटेशन भेजा, लेकिन उस सीक्रेट रियलम में जाने के लिए हर एक सेट को कुछ हद तक रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। हालांकि हर एक सेट से कुछ लिमिट में डिसाइपल आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेज वो लोग बिल्कुल बरोबर लेते हैं। लेकिन वो सीक्रेट रियलम काफी हद तक सनलाइट सेट के अंडर में है, वो लोग वहाँ पे उस रियलम से काफी फेमिलियर है, तो इसका मतलब बाकी सारे सेट के साथ में काफी गलत बात है। ये सुनने के साथ ही जेन बोलता है मुझे इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है। चैन चुई बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हमारे स्टार सोल सेट के पास में रिसोर्सेज की काफी कमी है। ये बोलने के साथ ही चैन चुई को ध्यान आता है कि आखिर उसने यहाँ पे रिसोर्सेज के बारे में किसको बोला है, क्योंकि उसके सामने यहाँ पे जेयुन खड़ा है जो कि गॉड ऑफ वेल्थ है। जेयुन के रहते हुए स्टार सोल सेट के अंदर रिसोर्सेज की कमी कैसे हो सकती है? चैन चुई काफी शौक हो गई होती है और सोचती है मैं ये बात तो भूल ही गई थी कि जेयुन को यहाँ पे रिसोर्सेज को वेस्ट करने में काफी मजा आता है। जेयुन बोलता है मास्टर क्या आपके पास में रिसोर्सेज की कमी है? मेरे पास में बहुत सारे रिसोर्सेज है, मैं आपको कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ये सुनने के साथ ही लुओ चैन चुई काफी एम्बेरेस हो गई होती है। यहाँ पे उसका डिसाइबल उसके सेट के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करना चाहता है। जेयुन बोलता है मैं यहाँ पे 50 एनलाइटमेंट पिल, 59 लीव सोल रिटर्निंग हब, 3 गोल्ड एंड सिल्कम स्टार साइनिंग स्टोन्स और पर्पल डीमन मैडलैंड का 100 ब्लड ड्रॉप। लुओ चैन चुई काफी शॉक हो गई होती है और सोचती है क्या जेयुन यहाँ पे इन सारी चीजों को वेस्ट करने की सोच रहा है? अगर यहाँ पे बाकी सारे सेट की तो वो जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो यहाँ पे पर्पल डायमंड मैडलैंड के एक ब्लड ड्रॉप को मैच नहीं कर पाएंगे। जेयुन हंसते हुए बोलता है क्या यहाँ पे इतना इनफ होगा? स्टार सोल सेट के पास में इतने सारे रिसोर्सेज को देख के वो लोग तो बिल्कुल पागल हो जाएंगे। चैन चुई बोलते यहाँ पे रिसोर्सेज इनफ से भी ज्यादा है, लेकिन तुम इन सबको यहाँ पे मिस्टिक रियलम ग्रैंड कॉम्पिटिशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अगर तुम्हें रिसोर्सेज को वेस्ट ही करना है तो मैं यहाँ पे इन सारे रिसोर्सेज को रख लेती हूँ। और रही बात मिस्टिक रियलम ग्रैंड कंपटीशन की तो वहां पे मैं कंट्रीब्यूट कर दूंगी, लेकिन तभी हम देखते जेन मना कर देता है और बोलता है ये सारे आइटम स्टार सोल सेट में कंट्रीब्यूट नहीं हो सकते। चैन चुई बोलते आखिर तुम यहाँ पे करना क्या चाहते हो? तुम यहाँ पे इन सारे रिसोर्सेज को बाकी सेट को देने तैयार हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पे इनको खुद के स्टार सोल सेट के अंदर नहीं देना। जेन बोलते ऐसी बात नहीं है कि मैं इनको देना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इन सबको आपको दे दूंगा तो आप यहाँ पे इन सारे आइटम को ट्रेजर के तौर पर रख दोगी, और ये यहाँ पे एक ऐसी चीज है जो कि मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकता। लेकिन मास्टर अगर आप यहाँ पे इसको मेडिसिनल बात के लिए यूज करती हो तो मैं इसको अलाउ कर सकता हूँ। हालांकि लुओ चैन चुई भी यहाँ पे इन सारे आइटम को प्रीशियस मानती है, लेकिन क्योंकि उसके पास में एक ऐसा डिसाइपल है जो कि चीजों को वेस्ट करता है, तो इससे पहले यहाँ पे दूसरे सेट इन सारे ट्रेजर को यूज करे, इससे बढ़िया मैं यहाँ पे इनको खर्च कर देती हूँ। जेयुन तुम बताओ आखिर मैं यहाँ पे इन सारे रिसोर्स को कैसे खर्च करूँ? जेयुन बोलता है मास्टर अगर आप मेरी बात मानने को तैयार है तो मुझे इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। मास्टर मैं जानता हूँ आप बचपन से काफी कंजूस रही हैं, लेकिन एक बार अगर आपने खर्च करना चालू कर दिया तो आपको उसकी आदत हो जाएगी। उसके बाद आपको जितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे मैं आपको उतना प्रोवाइड करूंगा। तभी हम देखते सिस्टम बोलता है होस्ट आपने तो यहाँ पे डिसाइड किया था कि आप यहाँ पे इन रिसोर्सेज का यूज करते हुए मिस्टिक रियलम ग्रैंड कॉम्पिटिशन में एंटर करेंगे। सिस्टम बोलता है कि मेरे मास्टर कंपैरिजन में कौन सा कंपटीशन आ सकता है? सिस्टम के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता। वो बोलता है जेयुन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरी तरफ से तुम्हें फेयर पॉइंट मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं जेन चैन चुई के सामने बहुत सारे रिसोर्सेज रख देता है। चैन चुई बोलती है वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर हम लोग यहाँ पे एनलाइटमेंट पिल कैसे यूज करेंगे? जेयुन बोलता है मास्टर आप हर एक बंदे को 2 पिल दे सकती हो और यहाँ पे बाकी की जो भी पिल बचे उनको आप जैकी को खिला देना। ये सुनकर चैन चुई काफी फ्रस्ट्रेट हो गई होती है, लेकिन वो वहाँ पे खुद को कंट्रोल करती है। चैन चुई बोलती है और आखिर हम लोग यहाँ पे सोल रिटर्निंग हब का क्या करेंगे? जेन बोलता है इसको हम लोग यहाँ पे मेडिसिनल बात के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक बंदे को 2 हब्स दे देना, उसके बाद बाकी सारे हब्स जैकी के नहाने के लिए होंगे। ये सुनने के साथ ही चैन चुई बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती, वो वहाँ पे गुस्सा करते अपने ऑरा को रिलीज करने लगती है। जेन बोलता है मास्टर मुझे लगता है मैं यहाँ पे इन सारे रिसोर्सेज को कॉम्पिटिशन में भेज देना चाहिए, क्योंकि शायद से मैंने अगर टॉलरेंस लेवल को काफी ओवर एस्टिमेट कर लिया। चैन चुई स्माइल करते हुए बोलती है तुम्हें यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ पे हर एक काम तुम्हारे अकॉर्डिंग करेंगे। आखिर हम लोग यहाँ पे बचे हुए 3 गोल्ड एंड सिल्कम स्टार साइनिंग स्टोन का क्या करें? जेन बोलते हैं हम उनका यूज करते हुए ब्लेड बना सकते हैं। चैन चुई काफी शौक हो जाती है और सोचती है यहाँ पे जेन चेंज हो चुका है, वो सच में यहाँ पे स्टार साइनिंग स्टोन का यूज करते हुए एक वेपन को क्रिएट करना चाहता है। जेन बोलते हैं हम यहाँ पे ब्लेड बनाएंगे जो कि घास को काटने में काफी काम आएगी। हमारे सेट के अंदर जो ग्राउंड की घास है काफी बड़ी हो चुकी है। चैन चुई काफी फ्रस्ट्रेट हो गई तो सोचती है जेन बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता। चैन चुई बोलती है हमारे पास यहाँ पे पर्पल डीमन मैडलैंड के 100 ड्रॉप्स है, आखिर हम यहाँ पे इसको कैसे यूज करेंगे? हालांकि जेन हमें बोलना चाहता था कि हम इनको मछलियों को खिला देंगे, लेकिन चैन चुई को गुस्सा करते हुए देख के जेन बोलता है क्यों ना हम स्टार सोल सेट में इसको बांट दे। जिन लोगों ने हमारे स्टार सोल सेट में काफी कंट्रीब्यूट किया है उनको पक्का से रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ये सुनने के साथ ही चैन चुई काफी शांत हो गई तो बोलती है जेन जैसे तुम बोल रहे हो हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। जेन सोचता है मास्टर को अभी तक चीजों को वेस्ट करने की आदत नहीं है, तो पहली बार के हिसाब से मुझे यहाँ पे सही चलना चाहिए।
धीरे धीरे करके मास्टर को भी याद पड़ जाएगी और वो यहाँ पे बिना सोचे समझे चीजों को वेस्ट करना चालू कर देंगी। तभी हम देखते हैं चैन चुई बोलते सारे लोग मेन हॉल के अंदर आ जाओ, हम लोग एक मीटिंग करने वाले हैं। वहाँ पे सारे लोग के आने का वेट करते वक्त चैन चुई पूछती है, चेन्नई कॉमर्स अलायंस के 2 बंदों के साथ में तुम वहाँ पे काफी देर तक रहे थे ना, तो उस टाइम के बीच में आके तुमने क्या क्या चीजें वेस्ट करी। जेन बोलता है मैंने उस बीच में ज्यादा कुछ खर्च नहीं किया, बल्कि मैंने उन लोग को इतनी ब्लड जिंसिंग पिल खिलाई कि वो लोग यहाँ पे उल्टी कर दे। चैन चुई बोलती मुझे इस बात पर भरोसा नहीं कि तुम बस इतने पे रुक जाओगे, तुमने पक्का से वहाँ पे और कोई चीज वेस्ट करी होगी। दिमाग में थोड़ा जोर डालने के बाद जेन को याद आता है उसने वहाँ पे हेवन रैंक के हाई लेवल की स्किल बुक को जाओ फे के लिए टॉयलेट पेपर के तौर पर यूज किया था। ये सुनने के साथ ही चैन चुई को लग रहा होता है कि उसके मुंह से बस खून निकल जाएगा, लेकिन फिर भी वो होल्ड बैक करती है और सोचती है। हालांकि हेवनली रैंक की स्किल बुक काफी एक्सीलेंट होती है, लेकिन अपर रियलम के अंदर उनको कचरे के बराबर समझा जाता है। अभी जेन बोलता है वैसे मेरे पास में बैटल होली बॉडी के फ्रेगमेंट भी थे, मैंने वो बैटल होली बॉडी के फ्रेगमेंट्स जाओ फेई को दे दिए। ये सुनने के साथ ही लुओ चैन चुई काफी शॉक हो गई होती है, उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि इस दुनिया के अंदर एक और बैटल होली बॉडी हो सकती है। चैन चुई को ध्यान आता है कि उसकी मास्टर के बंदे ने चैलेंज किया था, इसके पास में बैटल होली बॉडी थी, उसके हाथ पैर टूट चुके थे, लेकिन फिर भी वो बंदा नहीं रुक रहा था। या जैसे बैटल आगे बढ़ता गया वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। मेरी मास्टर उससे एक रियलम ऊपर थी, लेकिन फिर भी मेरी मास्टर वो चैलेंज हार गई। उसके बाद चैन चुई बोलती है मुझे बैटल होली बॉडी की डिटेल्स बताओ। जेन बोलता है बैटल होली बॉडी के अंदर आपको किसी भी टेक्निक को मास्टर नहीं करना होता, जितना आप फाइट करोगे उतना ही आप स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे, जितना आपकी इंजरी खतरनाक होगी उतना ही आपकी पावर बढ़ेगी। ये सुनने के साथ ही चैन चुई के मुंह से खून निकल जाता है। चैन चुई सोचती है सच में वो एक बैटल होली बॉडी थी। चैन चुई बोलती है तुमने वो बैटल होली बॉडी ऑलरेडी जाओफी को दे दी, तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें जाओफी को हमेशा अपना फ्रेंड बना के रखना होगा। बैटल होली बॉडी उतनी सिंपल नहीं है जितना तुम सोचते हो, बैटल होली बॉडी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जेन बोलता है आप बोल रही हैं कि मैं जाओफी को अपना फ्रेंड बना लूं, लेकिन मैं उससे यहाँ पे दूर रहने पसंद करूंगा। वो हमेशा मेरे सामने कल्टीवेट करने की बात करता रहता है। वो बोलता है वो अपने कॉमर्स लाइन को टॉप पे लेके जाएगा और मेरे हाथों का एक वेपन बन के रहेगा। मास्टर आपको नहीं लगता कि वो बंदा थोड़ा सा पागल है? चैन चुई सोच रही होती है क्या जेन का सर बचपन में कहीं भिड़ गया था। तभी हम देखते हैं ओल्ड बॉय वहाँ पे सारे लोग के साथ आ गया होता है। चैन चुई वहाँ पे सारे लोग को देख रही होती है। ओल्ड बॉय बोलता है यंग मिस आखिर आपने हम सभी को यहाँ पे क्यों बुलाया, क्या हमारे स्टार सोर्स सेट के अंदर कुछ गलत हुआ है? चैन चुई बोलते नहीं कोई बात नहीं है, यहाँ पे ये सब जेन के बारे में है। तभी हम देखते हैं जेन बोलता है मास्टर मुझे बाथरूम जाना है, बाकी सारा मैटर आप यहाँ संभाल लेना। चैन चुई काफी परेशान हो गई होती है, उसने अपने लाइफ के अंदर कोई भी चीज वेस्ट नहीं करी। जेन सोचता है जब तक मास्टर खुद से एक्सपीरियंस नहीं करेगी कि चीजों को वेस्ट करने में कितना मजा आता है, तब तक वो बिल्कुल भी चीजों को परफेक्टली वेस्ट नहीं कर पाएंगी। चैन चुई चुपचाप से यहाँ पे खड़ी हो गई होती है। चीजों को वेस्ट करना अभी उसे काफी खराब लग रहा होता है। अगर जेन मेरा डाइट डिसेबल नहीं होता तो मैंने जेन को कभी सबक सिखा दिया होता। अनाउंसमेंट को स्टार्ट करने से पहले चैन चुई काफी शर्मिंदा हो गई होती है। चैन चुई बोलती है मैंने यहाँ पे सारे लोग को इसीलिए इकट्ठा किया है क्योंकि मैं यहाँ पे आज से चीजों को वेस्ट करने वाली हूँ। ये सुनने के साथ ही सारे लोग काफी शॉक हो गए और बोलते हैं सेंटेंस इसका मतलब आप भी आज से वेस्ट करने वाली हैं, बिल्कुल जेन की तरह। तभी हम देखते हैं जैकी वहाँ पे 2 बार भोगता है। जैकी बोल रहा होता है सेट मास्टर काफी कमाल की है। जैकी को इतना खुश होता हुआ देख के चैन चुई को वहाँ पे इंस्पिरेशन मिलती है। चैन चुई बोलती है जेन अगर डॉग के पास इतनी चीजें वेस्ट कर सकता है तो मुझे आखिर यहाँ पे टेंशन लेने की क्या जरूरत है। वैसे भी ये चीजें मेरी पॉकेट से नहीं जा रही बल्कि जेन की पॉकेट से जा रही है। उसके बाद हम देखते हैं चैन चुई अपने पास से सारे रिसोर्सेज बाहर निकालती है। वो बोलती है ये रिसोर्सेज यहाँ पे स्टार सोर्स सेट को जेन ने कंट्रीब्यूट किया है। उन सारे रिसोर्सेज को देख के सारे लोग काफी खुश हो गए होते हैं। वो बोलते हैं सेक्ट मास्टर आप काफी औसम है। चैन चुई उसके बाद सब लोग के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करती है। चैन चुई बोलती है हर किसी को यहाँ पे 2 एनलाइटमेंट पिल मिलेगी और वहीं 9 लीव सोल रिटर्निंग हब सबको 2 मिलेगी। तभी हम देखते हैं उनमें से एक कोर्टिसोल बोलती है फिर भी यहाँ पे 28 पिल्स बच जाएंगी। चैन चुई बोलती है बाकी सारी पिल्स यहाँ पे जैकी के लिए है। ये सुन के वो सारे लोग काफी शॉक हो गए और बोलते हैं हम लोग की इंपॉर्टेंस सेट के अंदर डॉग से भी कम है। उसके बाद चैन चुई अपने पास से पर्पल डीमन मैडलाइन का ब्लड ड्रॉप बाहर निकालती है। चैन चुई बोलती है मैं यहाँ पे ब्लड ड्रॉप को वेस्ट नहीं करने वाली, तुम लोग की कल्टीवेशन और कंट्रीब्यूशन को देखते हुए तुम लोग को बांट दिया जाएगा। क्या यहाँ पे किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्शन है? लुओ का बोलता है हम लोग को यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। सेक्ट मास्टर काफी कमाल की हैं, आपका दिमाग काफी तेज चलता है। पर्पल डीमन मैडलाइन का ब्लड ड्रॉप यही मेरा मेन रीजन था सेक्ट में आने का। मुझे ये जान के काफी खुशी हो रही है कि मुझे पर्पल डीमन मैडलाइन का ब्लड ड्रॉप इतनी जल्दी मिल गया। चैन चुई ओल्ड बॉय को सारे रिसोर्सेज दे देती है और बोलते तुम इसको बांट दो। इस मीटिंग के बाद में सारे लोग काफी खुश होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं चैन चुई को जो गोल्ड एंड सिल्कम स्टार सनिंग स्टोन की तरफ देख रही होती है। वो बोलती है आज से पहले मैंने इसको कभी भी यूज नहीं किया, आखिर मैं इसका क्या करूं। तभी चैन चुई को ध्यान आता है कि कोई उसकी हेल्प कर सकता है। पर्पल फिनिक्स सिटी के अंदर हम देखते हैं यंग गर्ल को जो क्राफ्टिंग कर रही होती है। ये लड़की एक ब्लैक स्मिथ है जिसका नाम है चू श्याओ श्याओ। ये लुओ चैन चुई की जान पहचान की है और ये फ्रीलांस कल्टीवेटर के तौर पे काम करती है। चैन चुई के वहाँ पे आने पे चू श्याओ श्याओ बोलती है सेक्ट लीडर चैन चुई आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही है? चैन चुई बोलती मैं यहाँ पे तुमसे क्राफ्टिंग की हेल्प लेने के लिए आई हूँ।
चू xiaoxiao आगे बढ़ते हुए चेंचू के गाल पे काटने लगती है। वो बोलती मुझे तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया, चलो मैं तुमको फील करती हूँ। चेंचू तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना चाहिए, मेरे फादर और मुझे छोड़ के तुम्हारा कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं है। तभी हम देखते हैं चेंचू बोलती मेरा डायरेक्ट डिसाइपल है, वो मेरी पर्सनैलिटी को टॉलरेट कर लेता है। चू xiaoxiao बोलते तुम्हारा डायरेक्ट डिसाइपल आखिर वो मेल या फीमेल, फिर उसकी एज कितनी है, चलो फटाफट से मुझे इसके बारे में बताओ। तुम अपने डायरेक्ट डिसाइपल को मुझसे कब से छुपा रही हो, ये तो बहुत ही गलत बात है, मुझे ये बात बहुत पहले पता होनी चाहिए थी। चेंचू बोलते उसके बारे में बात करना बंद करो, वो एक ऐसा बंदा है जिसको चीजें वेस्ट करना काफी पसंद है। हालांकि चू xiaoxiao को वहाँ पे गॉसिप में काफी इंटरेस्ट था, वो अपने काम के ऊपर ध्यान देते हुए बोलती है तुम्हें यहाँ पे इसकी नाई बनानी है, इसके लिए तुम्हें कम से कम कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। मेरे ग्रैंडफादर अभी एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेपन पे काम कर रहे हैं। अचानक से हम देखते पीछे से कोई बोलता है हमारे पास बहुत टाइम है। हम देखते वो कोई और नहीं बल्कि चू xiaoxiao के ग्रैंडफादर होते हैं। मैं जिस वेपन के ऊपर काम कर रहा हूँ वो कुछ टाइम के लिए वेट कर सकता है, सबसे पहले हमें यहाँ पे चेंचू की हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद ग्रैंडफादर बोलते हैं आखिर वो पांचों कमीने कैसे हैं, वो लोग कहीं मरे तो नहीं। चेंचू बोलते 5 ग्रेट एल्डर्स बिल्कुल ठीक है। ग्रैंडफादर बोलते चू xiaoxiao जाओ फटाफट अपना काम चालू करो, मुझे यहाँ पे नहीं लगता कि चेंचू के ब्लेड को बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा। चेंचू बोलते यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि मुझे आयरन का ब्लेड चाहिए, यहाँ पे मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। ग्रैंडफादर बोलते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बताओ कि तुम्हें क्या कराना है। तभी हम देखते हैं चेंचू अपने पास से गोल्ड एंड सिल्कम स्टार सनिंग स्टोन बाहर निकालती है। मैं चाहती हूँ इसको आयरन ब्लेड के अंदर मर्ज कर दिया जाए। गोल्ड एंड सिल्कम स्टार सनिंग स्टोन को अपने सामने देख के वो दोनों काफी शॉक हो गए होते हैं। ग्रैंडफादर बोलते क्या यहाँ पे स्टार सनिंग स्टोन को तुम्हारे ग्रेट एल्डर्स ने भेजा है। चू xiaoxiao बोलते चेंचू क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्कम स्टार सनिंग स्टोन को एक आयरन के ब्लेड के अंदर चेंज करना चाहती हो, क्या तुम यहाँ पे इस ब्लेड को किचन के अंदर यूज करोगी या फिर इसके वजह से तुम यहाँ पे खेती करने वाली हो। चेंचू बोलते तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं बिल्कुल यही करने वाली हूँ। हालांकि मन ही मन में वो काफी खुश हो रही होती है। उसकी बातों को सुनकर लोग यहाँ पे इतना फ्रस्ट्रेट और शॉक हो रहे हैं। ग्रैंडफादर काफी गुस्सा हो गया था, जमीन के ऊपर पंच मारते हैं। वो बोलते तुम यहाँ पे इतने प्रीशियस आइटम वेस्ट कर रही हो। वही हम देखते हैं जेयुन को जो कि पावर फिनिक्स सिटी के अंदर आराम से खाना खा रहा होता है। जेयुन बोलते ये सिटी तो काफी कमाल की है, मैंने कभी नहीं सोचा था यहाँ पे इतनी सारी घूमने की जगह होगी। वो लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग देखते वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हुआ है। उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट से बचने के लिए मेंटिस डीमन वहाँ पे शील्ड बना देती है। जेयुन बोलते आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, चलो फटाफट से हम उस तरफ चलते हैं जहाँ पे धमाका हुआ है। हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे काफी स्पीड से आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब वहाँ पहुंचता तो देखता है कि ग्रैंडफादर ने अपने हाथ के ऊपर बहुत बड़ा नाइफ ले रखा है और वो वहाँ पे लगातार जेयुन की मास्टर को देख रहे हैं। जेयुन को वहाँ पे लग रहा होता है कि शायद से उसकी मास्टर खतरे में है। हालांकि यहाँ पे ग्रैंड मास्टर इसी वजह से गुस्सा होते हैं क्योंकि चेंचू यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्कम स्टार सनिंग स्टोन को वेस्ट कर रही है। ग्रैंडफादर को लग रहा होता है कि ये यहाँ पे उन 5 कमीनों का काम है। स्टार एक्सट्रीम सेट के अंदर जाके उन लोगों को कन्फ्रंट करने की सोच रहे हैं। क्या उन कमीनों को पता है कि ये कितने रेयर आइटम है। हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई ताकि उन लोगों को गोल्ड एंड सिल्कम स्टार सनिंग स्टोन मिल सके, लेकिन आज तक बहुत ही कम लोगों को ये मिल पाया है। मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर इतना वेस्टफुल किसी को नहीं देखा। ग्रैंडफादर बोलते मैं यहाँ पे जा रहा हूँ 5 ग्रेट एल्डर से मिलने के लिए, आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे ये काम करने की। चेंचू बोलते यहाँ पे उन 5 ग्रेट एल्डर ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि जो 6th एल्डर है ये उनका काम है। ग्रैंडफादर बोलते चेंचू आखिर 6th एल्डर है कौन, चलो फटाफट से मुझे उसके बारे में बताओ। तभी हम देखते वहाँ पे जेयुन और मेंटिस डीमन दोनों अपने ऑरा को रिलीज करते हैं। जेयुन काफी गुस्सा हो गया था और बोलता है आखिर यहाँ पे किसकी हिम्मत है जो कि मेरे मास्टर को बुली करे। ग्रैंडफादर बोलता है कि तुम हो कौन और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं जेयुन वहाँ पे चेंचू के सामने खड़ा होता है। जेयुन बोलता है मेरा नाम है वांग जेयुन और मैं स्टार सोल सेट का डायरेक्ट डिसाइपल हूँ। जेयुन बोलता है मास्टर आखिर आप हर बार प्रॉब्लम कैसे फंसाती हैं, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी हो जाता तो आखिर मैं क्या करता। ये सुन के चेंचू यहाँ पे शर्माने लगती है और सोचती है भले जेयुन को चीजें वेस्ट करना काफी पसंद हो लेकिन वो मेरी काफी केयर करता है। इससे पहले चेंचू यहाँ पे क्लैरिफाई करती है। जेयुन बोलता है मेंटिस डीमन तुम मास्टर को वापस लेकर सेफ जगह पे चली जाओ। वही हम देखते हैं चेंचू को मेंटिस डीमन लेके चली आती है और चेंचू वहाँ पे क्लैरिफाई नहीं कर पाती। अब वहाँ पे सिर्फ चू xiaoxiao और उसके ग्रैंडफादर होते हैं और उनके सामने जेयुन खड़ा होता है। जेयुन बोलता है ओल्ड मैन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे मास्टर के पास से चीजें चुराने की और यहाँ तक कि तुमने उनको हार्म करने का ट्राई किया, आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई कैसे। चू xiaoxiao बोलती आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर की इंसल्ट करो। जैसे ही चू xiaoxiao अटैक करने वाली होती है हम देखते हैं ग्रैंडफादर उसको रोक देते हैं। ग्रैंडफादर बोलते मुझे लड़का काफी पसंद आया। चू xiaoxiao बोलते ग्रैंडफादर उसने आपकी इंसल्ट करी और आप यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ग्रैंडफादर बोलते चू xiaoxiao अगर तुम्हारे पास भी ऐसा कोई डिसाइपल होता जो कि पावरफुल ओपोनेंट को अपने सामने देख के भी तुमको प्रोटेक्ट करता तो मुझे काफी खुशी होती। तभी हम देखते हैं मेंटिस डीमन वापस जेयुन के पास आ गई होती है। मेंटिस डीमन बोलती मैंने सेक्ट लीडर को एक सेफ जगह छोड़ दिया है और उनके आसपास एक बैग भी लगा दिया है ताकि उनको कुछ भी नहीं हो। जेयुन बोलता है मेंटिस डीमन सच में तुमने काफी अच्छा काम किया। ग्रैंडफादर बोलते मुझे पता है तुम्हारी ये मैजिकल बीस्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या होगा तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे मैजिकल बीस्ट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जेयुन बोलता है क्या आप यहाँ पे बैट करना चाहेंगे। ग्रैंडफादर बोलते हैं आखिर तुम कौन सी बैट के बारे में बात कर रहे हो। जेयुन बोलते हैं आप अपनी फुल फोर्स अटैक करो, चलो देखते हैं आप मेरी बॉडी के ऊपर एक स्क्रैच भी लगा पाते हो नहीं। तभी हम देखते हैं ग्रैंडफादर आगे बढ़ते हुए जेयुन के ऊपर फुल स्ट्रेंथ अटैक करते हैं। ग्रैंडफादर बोलते चलो देखते हैं आखिर तुम यहाँ पे इसको हैंडल कर पाते हो नहीं।
लेकिन जब वहाँ से धुआं हटता है तो जेन को पंच नहीं लगा होता। वहाँ पे स्पेस के क्रैक के अंदर से एक और नया गार्ड स्क्वाड बाहर निकला होता है। वो गार्ड स्क्वाड बोलता है तो आखिरकार मुझे मौका मिल गया कि मैं यहाँ पे बाहर आ सकूं। हम देखते हैं सिर्फ एक फ्लिक के साथ ग्रैंडफादर काफी दूर जा गिरते हैं। जेन के पास ये जो गार्ड स्क्वाड होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ होता है। वो गार्ड स्क्वाड बोलता है लॉर्ड क्या मैं यहाँ पूरी सिटी खत्म कर दूं। जेन वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता और सोच रहा होता है आखिर तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आए हो या फिर सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एक हाथ वाला गार्ड स्क्वाड बोलता है तो तुम वो जिसने मेरे मास्टर के ऊपर अटैक किया है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगा। सबसे पहले तुम्हारी बॉडी के ऊपर सारा स्किन उतार दूंगा, उसके बाद तुम्हें एक स्केलेटन में चेंज कर दूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारी हड्डियों को भी मॉन्स्टर को खिला दूंगा, तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। ये सुनने के साथ साथ चू श्याओ श्याओ और उसके ग्रैंडफादर दोनों ही काफी डर गए होते हैं। चू श्याओ श्याओ बोलते हम लोग बिल्कुल भी दुश्मन नहीं है, मैं तुम्हारे मास्टर की बेस्ट फ्रेंड हूँ और ये मेरे ग्रैंडफादर है। हमने तुम्हारी मास्टर को बिल्कुल भी हार्म नहीं किया। अगर तुम्हें मेरी बात भरोसा नहीं तो तुम अपनी मास्टर से पूछ सकते हो। ये सुन के जेन काफी शॉक हो गया होता है। जेन बोलता है मैंटिस डीमन तो मास्टर के पास में जाओ और ये क्लैरिफाई करके आओ कि आखिर ये जो भी बोले वो सच है या नहीं। मास्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो काफी डर जाएंगी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मैंटिस डीमन वहाँ पे आती है। उसके हाथ में एक वॉइस रिकॉर्डिंग स्टोन भी होता है। उस वॉइस रिकॉर्डिंग से प्रूव हो गया होता है कि चू श्याओ श्याओ जो भी बोले वो सच है। एक हाथ वाला गार्ड स्क्वाड बोलता है चाहे गलतफहमी है या नहीं, लेकिन लॉर्ड इसने आपके ऊपर हाथ उठाया है, ये पक्का से मरना चाहिए। जेन वहाँ पे फील कर पा रहा होता है कि उसके अंदर से काफी खतरनाक मर्डर इंसिडेंट निकल रहा है। जेन बोलता है आखिर तुम यहाँ पे करना क्या चाहते हो, चलो फटाफट से वापस चले जाओ, मुझे इनको नहीं मारना। एक हाथ वाला गार्ड स्क्वाड बोलता है लॉर्ड आप काफी काइंड है। तभी हम देखते हैं जेन गार्ड स्क्वाड को वार्निंग देता है अब क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर मुझे क्या करना है। एक हाथ वाले गार्ड स्क्वाड को सप्रेस करने के लिए वो वहाँ पे सिस्टम के पावर को यूज करता है। जेन बोलता है सिस्टम अगर गार्ड स्क्वाड का कोई मेंबर अपनी लाइन को क्रॉस करे तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए। सिस्टम बोलता है यहाँ पे ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको उसके बाद बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखानी चाहिए। जब एक हाथ वाला गार्ड स्क्वाड फील करता है कि सिस्टम का सप्रेशन काफी बढ़ रहा है तो वो बोलता है लॉर्ड प्लीज मुझे और सप्रेस मत कीजिए, मैं आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो आप नहीं बोलोगे। जेन बोलता है मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक चांस देता हूँ, चलो फटाफट से मेरे साथ आओ। उसके बाद हम देखते हैं जेन उसको ब्लैक स्मिथ की शॉप के अंदर लेके चला जाता है। जेन बोलता है चलो फटाफट से डिवाइन गार्ड स्क्वाड के बारे में बताओ। एक हाथ वाला गार्ड स्क्वाड बोलता है मुझे लेके टोटल 10 मेंबर है गार्ड स्क्वाड के अंदर। गार्ड स्क्वाड का मेंबर बनने के लिए आपको बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं, हालांकि हर एक टेस्ट के बाद आपका रिव्यू होता है जो कि आपका टेस्ट डिक्लेयर करता है और अगर आप टेस्ट को फेल कर देते हो तो आप उसी को खत्म कर दिए जाओगे। यहाँ पे हमें कैसे भी करके आपको प्रोटेक्ट करना है, चाहे उसकी वजह से हमें जान में क्यों नहीं चली जाए। हम यहाँ पे अपने मास्टर को कभी बिट्रे नहीं कर सकते। ये सब सुनने के बाद जेन वहाँ पे एक हाथ वाले गार्ड स्क्वाड को माफ कर देता है, लेकिन जेन उसको वार्निंग देता है अगर फ्यूचर के अंदर कुछ भी हुआ तो आपको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पे मेरे ऑर्डर्स को ना मानना इसका मतलब इंस्टेंट डेथ। ये सब सुन के एक हाथ वाला गार्ड स्क्वाड काफी डर गया होता है। उसके बाद गार्ड स्क्वाड वापस से स्पेस के क्रैक करने चला जाता है और उसकी लाइफ को छोड़ने के लिए जेन को थैंक यू बोलता है। जेन बोलता है सिस्टम आगे गार्ड स्क्वाड के मेंबर का रियल नेचर क्या है। सिस्टम बोलता है होस्ट अभी के लिए हाँ कोई बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जेन बोलता है जहां तक मैं समझ पाया हूँ यहाँ पे हर एक गार्ड स्क्वाड गोल्डन आर्मर वाले गार्ड स्क्वाड की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, उनमें से कुछ काफी खतरनाक है और उनको लोग को मारना काफी पसंद है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है जो बाकी के गार्ड स्क्वाड काफी यूनिक हो। तभी हम देखते हैं जेन बाहर निकलते हैं, उन लोगों से माफी मांगता है। जेन बोलता है यहाँ पे जो भी कुछ हुआ वो सब एक गलतफहमी थी। जेन बोलता है प्लीज आप गार्ड स्क्वाड के बारे में किसी को मत बताना। उसके बाद वो उन लोगों को 5 गोल्डन सिलिकॉन स्टार शाइनिंग स्टोन देता है। चू श्याओ श्याओ बोलती है आखिर तुम हो कौन, आखिर तुम यहाँ पे लुओ चेंजू के पास में क्यों जा रहे हो, अगर तुम मुझे रियलिटी नहीं बताओगे तो मैं चेंजू के सब कुछ बता दूंगी। इससे पहले चू श्याओ श्याओ आगे बोलती ग्रैंडफादर का मुंह बंद कर देते हैं। ग्रैंडफादर बोलते बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारा सीक्रेट सीक्रेट ही रहेगा। जेन बोलता है मैंटिस डीमन तुम यहाँ पे लुओ चेंजू को लेके आ सकती हो। चू श्याओ श्याओ बोलती है ग्रैंडपा आखिर आपने मेरा मुंह बंद क्यों कर दिया। ग्रैंडफादर बोलते हैं चू श्याओ श्याओ बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये लड़का बिल्कुल भी लुओ चेंजू को हार्म नहीं करेगा, तुम जाके अपना काम करो और ब्लेड बना के इन लोगों को दे दो। चू श्याओ श्याओ इस बात को मान जाती है, लेकिन फिर भी उसको चेंजू की काफी टेंशन हो रही होती है। चू श्याओ श्याओ सोचती है जब वो लोग स्टार सोल सर्कल में जाएंगे तब मैं वहाँ पे जेन को ध्यान रखूंगी कि आखिर वो रियलिटी में है कौन। हालांकि मुझे भी लगता है कि जेन बिल्कुल भी चेंजू को हार्म नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं चेंचू यहाँ पे आगे होती है, बोलती है आखिर तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे थे, यहाँ पे जो भी सब कुछ हुआ वो सब एक गलतफहमी थी। जेन बोलता है मास्टर है मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब मैंटिस डीमन ने किया है। मैंटिस डीमन भी चुपचाप गलती मान लेती है और बोलती है ये सब गलतफहमी थी। इससे पहले चेंचू यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछती जेन वहाँ पे मैंटिस डीमन लेकर भाग जाता है। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं चेंचुई तुम्हारा डिसाइपल काफी कमाल का है। फिर ग्रैंडफादर बोलते तुमने कहा था कि गोल्डन सिलिकॉन स्टार शाइनिंग स्टोन को एक एल्डर ने दिया है, लेकिन जहां तक मुझे पता है स्टार एक्सट्रीम सेट के पास में कोई भी 6th एल्डर नहीं है। चेंचुई काफी एम्बेरस हो गई होती है, उसे नहीं समझ में आ रहा होता कि आखिर वो यहाँ पे इस बात को कैसे एक्सप्लेन करे।
चैन चुई बोलती है असलियत में मेरा तो डायरेक्ट डिसाइपल है, वही स्टार एक्सट्रीम सेट का 6th एल्डर है और ये जो गोल्ड एंड सिल्कम स्टार शाइनिंग स्टोन है वो भी उसने दिया है। चू xiao बोलता है कि जेन इतना स्पेशल कैसे हो सकता है कि उन 5 ग्रेट एल्डर ने उसको अपने बराबर पोजीशन दे दी है। चैन चुई बोलते हैं यहाँ पे ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जेन काफी रिच है, उसने स्टार एक्सट्रीम सेट को 100 मिलियन स्पिरिचुअल क्रिस्टल दिए ताकि वो वहाँ का एल्डर बन सके। ये सुनने के साथ ही ग्रैंडफादर काफी शॉक हो गए होते हैं और उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। ग्रैंडफादर खुद को संभालते हुए बोलते हैं सच में काफी रिच है, इसने स्टार एक्सट्रीम सेट को 100 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन दिए। चू xiao बोलती है ग्रैंडफादर आपने बिल्कुल गलत सुना, यहाँ पे ये 100 मिलियन टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल क्रिस्टल है ना कि स्पिरिचुअल स्टोन। ग्रैंडफादर बोलते प्लीज तुम रियलिटी बोलना बंद करो, मैं इतनी हार्श रियलिटी नहीं सुन सकता। तभी हम देखते हैं ग्रैंडफादर के दिमाग में काफी अच्छा प्लान आता है। ग्रैंडफादर बोलते हैं चैन चुई मैंने तुम्हें बिल्कुल अपनी ग्रैंड डॉटर की तरह ट्रीट किया है, तू ना चू xiao और मैं तुम्हारे सेट को ज्वाइन कर ले। चैन चुई काफी परेशान हो गई होती है, सोच रही होती है नहीं ये फिर से नहीं होना चाहिए, मेरे स्टार सोल सेट के अंदर डिसाइपल से ज्यादा एल्डर है। चैन चुई को हेजिटेट करते हुए देख के ग्रैंडफादर सोचते हैं कि आखिर वो यहाँ पे क्या दिमाग लगाए जिसे चैन चुई मान जाए। ग्रैंडफादर बोले तुम्हारा स्टार सोल सेट काफी नया है और तुम्हारे पास में ज्यादा पावरफुल लोग भी नहीं है, मैं एक 9th ग्रेड का डिफाइनिंग मास्टर हूँ, मेरे कनेक्शन तुम्हारे काफी काम आएंगे। तो चैन चुई सोचती है ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, एक 9th रैंक का रिफाइनिंग मास्टर जिसके पास में बहुत सारे कनेक्शन हो इस चीज को कोई भी सेट मना नहीं करेगा। चैन चुई सोचती है अब मैं यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगी। वो बोलती है ग्रैंडपा चू अब से स्टार सोर्स सेट की रिफाइनिंग जिम्मेदारी आपकी, वैसे भी हमारे पास में बहुत सारे एल्डर्स है, अगर एक और एल्डर बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्रैंडफादर काफी खुश हो गए उधर बोलते हैं इसका मतलब मैं यहाँ पे स्टार सोर्स सेट का हिस्सा हूँ। चू xiao को काफी अजीब लग रहा होता है लेकिन वहाँ पे कोई भी उससे मर्जी नहीं पूछता। ग्रैंडफादर वहाँ पे उसको बेच के भग ले जाते हैं। तभी हमें अर्थ सील सिटी का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे मिरर मून सेट के टॉप वॉरियर्स इकट्ठा हुए होते हैं, आसपास के लोग बोल रहे होते हैं यहाँ पे आखिर कौन है जिसने मिरर मून सेट वालों को प्रोवोक किया। इस सेट के जो मास्टर जैंग चूफोंग वो एक काफी पावरफुल कल्टिवेटर है, उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट थंडर स्ट्राइक को भी पार कर रखा है। यहाँ पे ये सारे लोग असलियत में रिवेंज के लिए आए हैं क्योंकि उनके यंग मास्टर जैंग हैंग को गार्ड स्क्वाड के मेंबर ने मार दिया। वही हम देखते हैं जैंग चूफोंग को जो कि बहुत सारे वॉरियर्स को लेके जेयुन के माँ को ट्रैक कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पापा फिनिक्स सिटी के अंदर जेयुन और मैंटिस डीमन घूम रहे होते हैं, वो लोग वहाँ पे काफी परेशान हो गए होते हैं क्योंकि उन लोग को एक भी ऐसा मूवमेंट नहीं मिला होता जहाँ पे वो लोग खर्च कर सके। मैंटिस डीमन सोच रही होती है आखिर हम लोग कहाँ पे ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं मैंटिस डीमन को ध्यान आता है और वो जेन को बोलती है इस सिटी के नॉर्दर्न पार्ट में काफी अच्छा मार्केट है, हम लोग को वहाँ पे शायद से कोई इंटरेस्टिंग चीज मिल सकती है। जेन बोलते हैं ये तो काफी कमाल की बात है, आखिर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं वो लोग नॉर्दर्न सिटी के मार्केट में पहुंच गए होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे शॉपकीपर्स होते हैं जिनके पास में बहुत सारे आर्टिफैक्ट होते हैं, उन लोगों ने वहाँ पे हर तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक भी रख रखी होती है। ये सारी चीज यहाँ पे इन लोग के पास में हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड से आई थी। असलियत में ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सब कुछ मिल सकता है। हालांकि जेन को वहाँ के लोग को देख के काफी अजीब लग रहा होता है, वो लोग अभी मार्केट में घूम रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जेन के पास में एक अलर्ट आता है, जेन को बताया था कि आपको यहाँ पे एक हेवनली लॉर्ड टोकन मिल सकता है, हालांकि वो टोकन काफी पुराना है लेकिन उससे आपका काम हो जाएगा। तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे काफी स्पीड से ढूंढने लगता है। जेन बोलता है कि हेवनली लॉर्ड टोकन कहाँ पे है, वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जेन को वहाँ पे हेवनली लॉर्ड टोकन मिल जाता है। जो शॉपकीपर वहाँ पे टोकन को बेच रहा होता है उसका नाम था ली शाओमिंग। उसको लग रहा था जेन एक बहुत बड़ा बेवकूफ है क्योंकि उसका टूटा हुआ टोकन ले लेगा। वो जेन को हेवनली लॉर्ड टोकन दिखाते हुए बोलता है ये टोकन काफी वैल्यूएबल है। उसने यहाँ तक ये भी कह दिया कि हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के इस टोकन को ढूंढने के लिए वो बस मरते मरते ही बचा है। तभी हम देखते हैं जेन बोलता है फालतू बात करना बंद करो और मुझे बता कि इस टोकन का प्राइस कितना है। जेन के ऐसा बोलने की वजह से ली शाओमिंग काफी शॉक हो गया होता है। ली शाओमिंग बोलता है यहाँ पे इसकी प्राइस 3 मिलियन लो ग्रेड की स्पीड स्टोन है, लेकिन साथ ही में उसे ऐसा भी लग रहा होता है कि कहीं उसने ये प्राइस ज्यादा तो नहीं बोल दी। हालांकि उसको यहाँ पे ये सिर्फ 50 स्पीड स्टोन में मिला है, लेकिन वहाँ पे काफी शॉकिंग बात तो ये थी कि जेन उसको 3 मिलियन लो ग्रेड की स्पीड स्टोन दे देता है। जेन बोलता है मुझे यहाँ पे नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं है, चलो हम लोग आगे चलते हैं। ली शाओमिंग सोच रहा होता है इसने यहाँ पे एक बार भी प्राइस कम नहीं कराई, क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये टोकन सच में खास हो। ली शाओमिंग बोलता है क्या मुझे बता सकते हैं कि आखिर ये टोकन क्या है, मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि आखिर इस टोकन के अंदर मुझे कितना नुकसान हो चुका है। जेन बोलता है यहाँ पे ये टोकन हर एक बंदे के हिसाब से प्रीशियस है, अगर यहाँ पे बात करें मेरे हिसाब से तो अगर तुमने मुझसे 3 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन मांगे होते तो ही मैंने तुम्हें दे दिए होते। ली शाओमिंग सोच रहा होता है 3 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन, क्या मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस कर लिया। ली शाओमिंग सोचता है मैं यहाँ पे इन लोग को इतना इजीली नहीं जान दे सकता, वैसे भी यहाँ पे बात 3 मिलियन टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन की है। तभी हम देखते हैं उसकी बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक किलिंग इंटेंट बाहर निकल लगता है। मैंटिस डीमन वहाँ पे किलिंग इंटेंट को सेंस कर लेती है और बोलती है ये जो यहाँ पे शॉपकीपर है ये हमको टारगेट कर रहा है, इसकी बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक किलिंग इंटेंट बाहर निकल रहा है। जेन सोचता है यहाँ पे इस बंदे की इतनी हिम्मत कि हमारे ऊपर अटैक करने की सोचे। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे काफी खुश हो गया होता है, वहाँ पास में एक जगह देके बैठ जाता है। मैंटिस डीमन को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पे जेन कर क्या रहा है। भले वो शॉपकीपर काफी वीक है
लेकिन अगर वो आपको टारगेट कर रहा है तो इसमें इतना खुश होने की क्या बात है। तभी हम देखते हैं ली जाओमिंग वहाँ पे एक बंदे के पास जाता है, वो उसको बोलता है शायद से उस टोकन की वैल्यू 3 मिलियन टॉप ग्रेडेड स्पीड स्टोन से भी ज्यादा है। जहां तक मुझे लगता है हम उस टोकन को बहुत महंगे में बेच सकते हैं। जिस बंदे ने मुझसे टोकन खरीदा उसके पास में बहुत सारा पैसा है। वो जो बंदा होता है उसका नाम होता है टाइगर बॉस। टाइगर बॉस बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा लेकिन मुझे काफी ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे आगे होते हैं जहाँ पे जेन जाके रुका होता है। जैसे ही वो लोग जेन के कमरे के बाहर आते हैं उन लोग को आवाज सुनाई दे रही होती है। वहाँ पे मेंटिस डीमन बोल रही थी मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है। इसी के साथ हम लोग देखते वो लोग वहाँ पे सोचने लगते हैं जेन और मेंटिस डीमन शायद से अंदर सिस्टम कर रहे होंगे। तभी हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जेन वहाँ पे 2000 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल क्रिस्टल को अरेंज कर रहा होता है। मेंटिस डीमन बोलती है मास्टर क्या आपको लगता है काफी ज्यादा हो रहा है? इन सब चोरों को 2000 स्पिरिचुअल क्रिस्टल देने का मतलब है कि आप इन लोगों को लगभग 2 लाख टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन दे रहे हैं। इससे उन लोगों का बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। जेन बोलता है किसने बोला कि मैं उनको जिंदा वापस जाने दूंगा। जैसे ही वो लोग यहाँ से स्पिरिचुअल क्रिस्टल को उठाएंगे तुम उनको मार देना। पहले मैं उन लोगों को यहाँ पे उम्मीद दूंगा और उसके बाद उन लोगों को मार दूंगा। मेंटिस डीमन सोचती है मास्टर सच में काफी अजीब है। तभी हम देखते हैं टाइगर बॉस और ली जाओमिंग दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर एंटर कर जाते हैं। जेन उन लोगों को ग्रीट करते हुए बोलता है आप लोग यहाँ पे लो ग्रेड के स्पिरिचुअल क्रिस्टल ले लो। अगर आप लोग यहाँ पे मेरे पास चुराने के लिए आए हैं इसका मतलब आप मेरी काफी वैल्यू करते हैं, इसीलिए मैं आपको रिवॉर्ड के तौर पे 2000 स्पिरिचुअल क्रिस्टल दे रहा हूँ। ये सुनने के साथ ही टाइगर बॉस और ली जाओमिंग काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग वहाँ पे चिल्लाते हुए बोलते हैं भले ही लो ग्रेड के स्पिरिट क्रिस्टल काफी वैल्यूबल होते हैं लेकिन फिर भी उनकी वैल्यू 2 लाख टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन जितनी होती है। हम लोग यहाँ पे तुम्हारे पास 3 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन के लिए आए हैं। जेन बोलता है इसका मतलब तुम्हारे कहने के हिसाब से ये बिल्कुल भी इनफ नहीं रहेगा। ली जाओमिंग बोलता है हाँ ये इनफ नहीं है, तुमने मुझे कहा था कि तुम इस टोकन के लिए मुझे 3 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन भी दे देते, तो आखिर तुम यहाँ पे हमको 2000 स्पिरिचुअल क्रिस्टल क्यों दे रहे हो? उन लोग को इग्नोर करते जेन यहाँ पे सिस्टम को बोलता है ये देखो यहाँ पे चोर मुझे काफी कम समझ रहे हैं, सिस्टम तुमने मुझे यहाँ पे काफी नीचे गिरा दिया है। ली जाओमिंग और टाइगर बॉस बोलते हैं फटाफट से हम लोग को 3 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन दे दो और हम यहाँ पे तुमको जिंदा छोड़ देंगे। जेन बोलता है फालतू बात करना बंद करो, तुम लोगों ने काफी दिमाग खराब कर दिया है। तभी हम देखते हैं अचानक से गार्ड स्क्वाड बाहर निकलता है। गार्ड स्क्वाड वहाँ पे दोनों का सर पकड़ते हुए कद्दू की तरफ फोड़ देता है। तुम लोग यहाँ पे इतने बड़े लूजर हो कि तुम लोग मेरे मास्टर के पास चोरी भी नहीं कर सकते। ये सब देख के जेन काफी शॉक होता है। जेन बोलता है मेरे ऊपर अभी तक खतरा आया भी नहीं था, तो आखिर यहाँ पे गार्ड स्क्वाड क्या कर रहा है? सिस्टम बोलता है यहाँ पे पहली बार है जब किसी ने चोरी करने का ट्राई किया है और ये लोग यहाँ पे आपके पास चोरी करने के लायक नहीं थे, इसीलिए सिस्टम ने अपने आप से एक्ट किया और इन लोग को मार दिया। जेन बोलता है इसका मतलब यहाँ पे मेरी गलती है, मुझे उन बंदों ने चोरी करने का ट्राई किया जो कि बिल्कुल भी वर्दी नहीं है। जेन को वहाँ पे काफी ह्यूमिलेटेड फील हो रहा होता है और वो बाहर की तरफ जाने लगता है। मेंटिस डीमन बोलती है मास्टर आखिर मैं यहाँ पे इन स्पिरिचुअल क्रिस्टल का क्या करूँ? तभी हम देखते हैं सिस्टम वहाँ पे जेन को 1 लाख स्पेंडिंग पॉइंट दे देता है, 109 स्टेज के 1000 फेदर स्वॉर्ड अरे फ्लैग दे देता है, एक 9 ड्रैगन बर्निंग स्काई कॉर्डन देता है। ये जो स्वॉर्ड अरे है ये अपने आसपास के स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट कर सकता है। वहाँ पे उस अरे फॉर्मेशन के अंदर जो भी लोग होंगे के ऊपर 1000 ऑफ फेदर लाइक स्वॉर्ड से अटैक होगा। वहीं अगर बात की 9 ड्रैगन बर्निंग स्काई कॉर्डन की तो उसके अंदर 9 डिमोनिक ड्रैगन की सोल्स है, वो अनगिनत स्पिरिचुअल ग्रास को बहुत इजीली डिफाइन कर सकता है। हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को बर्न करते हुए वो सुप्रीम डिवाइन पील बना सकता है। इतने सारे रिवॉर्ड्स को देख के जेन वापस से खुश हो गया होता है। जेन बोलता है लगता है यहाँ पे सिस्टम के पास में फीलिंग्स है, सिस्टम को पता है आखिर मुझे कैसे खुश करना है। उसके बाद हम देखते हैं जेन वापस स्टार सोल सेट के अंदर आ गया होता है। एंटर करने के साथ ही जेन सुनता है कि वहाँ पे ओल्ड बाय और बाकी सारे लोग बात कर रहे हैं। वो लोग वहाँ पे बोल रहे होते हैं तुम्हारी ट्रेनिंग काफी लो चल रही है, तुम लोग आखिर यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे थक सकते हो? तुम लोग को कौन प्रैक्टिस करा रहा था? तुम लोग की प्रैक्टिस में बिल्कुल भी जोर नहीं है। ओल्ड बाय, ओल्ड सी और लुओ काय तीनों एल्डर की चेयर पे बैठे होते हैं। वो लोग वहाँ पे डिसाइपल्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। जेन वहाँ पे छुपके उन लोगों को देख रहा होता है और सोचता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। जेन देखता है उनसा एक कोड डिसाइपल हालत काफी खराब है, उन लोग को यहाँ पे काफी बुरी तरह ट्रेन किया जा रहा है। जेन को वहाँ पे आता हुआ देख के सारे कोड डिसाइपल रोने लगते हैं और बोलते हैं जूनियर आखिरकार तुम यहाँ पे आ गए, प्लीज हमको बचा लो, हमारे जो 3 एल्डर्स है वो बिल्कुल पागल हो चुके हैं। बाकी सारे कोड डिसाइपल बोलने लगते हैं प्लीज हमारी हेल्प करो, अगर तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे तो थोड़ी देर के अंदर हम पक्का से मारे जाएंगे। जेन को वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, वो सोच रहा था कि वो क्या करे। जेन बोलता सबसे पहले मेरे ऊपर से हटो तब मैं कुछ कर पाऊंगा। तभी हम देखते हैं वो तीनों एल्डर वहाँ पे आते हैं और काफी खतरनाक हंसी हंसने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं जे यून तो आखिरकार तुम भी वापस आ गए। ओल्ड बाय बोलता है जे यून अब क्योंकि तुम यहाँ पे आ चुके हो तो क्यों ना यहाँ पे तुम्हारे लिए भी ट्रेनिंग अंजाम किया जाए। जेन बोलता है फालतू बात करना बंद करो, मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं करनी। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं वहाँ के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। ओल्ड बाय और ओल्ड सिया जेन के पास में चले आते हैं। वो लोग वहाँ पे टी ऑफर करते हैं और उसकी मसाज कर रहे होते हैं। उन लोग को वहाँ पे देख के लग रहा होता है कि वो लोग जेन के पर्सनल सर्वेंट है। लुओ काय को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लुओ काय बोलता तुम लोगों ने तो बोला था कि जेन यहाँ पे ट्रेनिंग को ज्वाइन करेगा। तभी ओल्ड सिया और ओल्ड बाय बोलते हैं क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? हमारा जो लॉर्ड जेयून है वो असलियत में गॉड ऑफ वेल्थ है, क्या तुमने गॉड ऑफ वेल्थ को कभी भी ट्रेनिंग करते हुए देखा है? शायद से यही वजह है कि तुम्हें कभी रिवॉर्ड नहीं मिलता। लुओ काय काफी चिढ़ गया होता है और बोलता है तो तुम लोग मुझे यहाँ बुरा दिखाना चाहते हो?
उसके बाद हम देखते हैं लुओ काय वहां पे जिन को उठा लेता है और सारे लोग को साइड में कर देता है। कोर डिसाइपल वहां पे लुओ काय को बोल रहे होते हैं एल्डर का कब्जा कमाल के हैं। तो आखिरकार हम लोग यहाँ पे जिन को ट्रेनिंग करते हुए देख पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं लुओ काय वहां पे जिन को हवा में फेंक देता है, जमीन के ऊपर काफी खतरनाक पंचेस मारने लगता है। थोड़ी देर बाद लुओ काय बोलता है तो मेरा काम यहाँ कंप्लीट हो चुका है। लुओ काय ने अपनी फिस्ट की हेल्प से उस चेयर के ऊपर सारी डट हटा दी होती है। वो चेयर वहां पे बिल्कुल एक गोल्डन चेयर लग रही होती है। लुओ काय बोलता है गॉड ऑफ वेल्थ के लिए सिर्फ और सिर्फ ये चेयर फिट बैठती है। अब इसके आगे क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।